कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजारों में आज एक और मजबूती का सत्र था, लेकिन दोपहर बाद मुनाफा वसूली जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऊपरी लेवल से दोनों निफ्टी बैंक फिसले हैं। सेंसेक्स भी ½ % नीचे, ज्यादा मार मिड कैप्स की पड़ रही हुई है। तो क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से भारी गिरावट। मिड कैप शेयर लगभग 700 पॉइंट टूटे। निफ्टी बैंक में भी डे हाई से अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दिखा दबाव। FMCG को छोड़ सभी सेक्टर्स में भी जोरदार बिकवाली। 1% ज्यादा टूटा निफ्टी मेटल इंडेक्स और रियल्टी इंडेक्स। ऑटो फार्मा शेयरों में दबाव। IT इंडेक्स ने सारी बढ़त गंवाई। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी द बेवरेज को खरीदने से वरुण बेवरेजेस में 10% का दिखा उछाल। साल के शिखर पर पहुंचा शेयर। CLSA ने दिया अब 1419 का टारगेट। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डॉम्स इंडस्ट्रीज की करीब 77% के प्रीमियम के साथ हुई शानदार लिस्टिंग। इंडिया शेल्टर फाइनेंस में भी करीब 26% के प्रीमियम पर 620 रुपए पर हुई लिस्टिंग। और ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी। 2 साल का बिल्डर पर बकाया पेनल्टी और ब्याज हुआ माफ। और स्वागत है आप सभी का। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार, लेकिन भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से तेज गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अच्छी खासी ऊंचाई पर थे हम, 21,600 की तैयारी में थे, लेकिन वहीं से यू टर्न लिया है इंडेक्स ने। और पिछले आधे घंटे 45 मिनट पहले दरअसल वो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होने लगी है। सिर्फ निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक और मिड कैप्स पर भी ये दबाव बढ़ता हुआ। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे पढ़ रहे हैं इस फॉल को, क्योंकि डे हाई से लगभग 250 पॉइंट नीचे अब निफ्टी। गुड आफ्टरनून हर्षता। और मेरे ख्याल से इस क्लोजिंग में हमारी अप्रोच ये रहेगी कि रिस्क कैसे कम करके जाएं आज। देखिए हर्षता, नुकसान का गढ़ जिसे कहते हैं ना, सेंटर ऑफ आई थिंक पेन जो है वो इस वक्त मिड कैप्स हैं। और एक बार एक्टर साहब मिड कैप इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे एट 44,747। देखिए हर्षता, स्ट्रेंथ थी सुबह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये एक न एक दिन होना था। आई मीन बैकफुट पे आना था, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने थे। दिक्कत का सबब है मिड कैप। और आज मिड कैप इंडेक्स 3 नवंबर के बाद, यानी ऑलमोस्ट हर्षता इन टर्म्स ऑफ डेज, आई मीन वर्किंग डेज, शायद मेरे ख्याल से 1 महीना या फिर 1.25 महीने के बाद फर्स्ट टाइम मिड कैप इंडेक्स अपने द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने आ रहा है। ये जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है ना, 44747, दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि मिड कैप्स को लेकर हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन जहां तक इंडेक्स का सवाल है हर्षता, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने परसों भी पैसा कमाया, उससे पहले एक दिन पहले भी पैसा कमाया, कल भी आपने रेंज को ट्रेड किया था, मॉर्निंग में भी आपको ठीक ठाक ट्रेड मिल गया टुवर्ड्स 593। आपने ट्रेड बुक कर लिया था तो भी ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा जो सुबह मैंने मॉर्निंग में कही थी और जो कल भी कही थी कि किसी ना किसी दिन हम अब एवरेजेस को छूने जाएंगे। अभी भी हम एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं, बहुत दूर हैं, बट मेरी मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक भी और अभी के स्टैट्स के मुताबिक भी अगर ये क्लोजिंग किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 21,290 के नीचे होगी और क्लोज हो रहे हैं हम, तो मैं अपनी सारी पोजिशनल डे की भी, खैर डे का तो मतलब ही नहीं होता, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड्स अपने स्क्वायर ऑफ करना चाहूँगा। उसमें डेटा में बाद में आऊँगा हर्षता, बट सिर्फ टेक्निकल्स पर फोकस करते हुए अगर हम 21,290 के नीचे एक क्लोज दे रहे हैं, दैट मीन्स आप एक टिपिकल टेक्निकल से पैटर्न होती है कैंडल रिवर्सल, उसकी सारी जो भूमिकाएं होती हैं, सारे जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं। सो नो ट्रेड्स, लॉन्ग ट्रेड्स बिलो 21290 हर्षता।
आज सुबह की पारी और इनफैक्ट कल की पारी हमने इंटरडे बेसिस पे करीब करीब 330 तक की देखी थी, बट मैंने पोजीशन स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो से रखा है। मैं आपको कल के स्टैट्स दिखाता हूँ, जो ऑप्शंस के स्टैट्स है 6 स्ट्राइक्स, वो कैसे बिहेव कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे, जिसमें आज के हाईएस्ट क्लस्टर की स्ट्राइक्स भी हैं और आज के लोवेस्ट क्लस्टर की स्ट्राइक्स भी हैं। ये देखिए हर्षदा, 21,600 पे 21,500 पे, यानी जो क्लस्टर हम छोड़ के आ गए वहां पे करीब करीब 3.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 21,400, इवन 21,400 पे आज इंटरडे में करीब करीब 50 लाख कॉल बिकी हैं। और आप देखिए किस तरीके से हर्षदा 21,400, 21,300 के पुट राइटर्स एग्जिट मान रहे हैं। मेरा ये मानना है, फाइनल कमेंट्स ऑन निफ्टी, अभी मैं कोई पुल बैक ट्रेड इस क्लोजिंग में अटेम्प्ट नहीं करूंगा। नो पुल बैक ट्रेड। सुबह हमने पैसा कमाया अच्छा था, क्लोजिंग में कल भी अच्छा कमाया था, परसों भी कमाया था, बट जहां तक लॉन्ग ट्रेड्स का सवाल है, पोजिशनल ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ बिलो 290, कंप्लीटली क्लोजिंग बेसिस पे स्क्वायर ऑफ। दूसरी बात, निफ्टी बैंक में वो लेवल अभी दूर है। अगर आपने सुबह रेंज को ट्रेड किया हो तो अच्छी बात है। सुबह आपने प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर लेवल्स लिखा है ये स्क्रीन पे, 48,110, 48,177 एक पहला पॉइंट स्क्रीन पे था। यहां पे प्रॉफिट्स कन्वर्ट करने हैं, अगला ट्रेड इमर्ज होगा बेस पर, बट अब बेस की बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कोई ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक्सपायरी डे में लोअर एजेस को ब्रीच कर रहे हैं। हर्षदा, यहां पर भी अगर 470, अभी हम उससे बहुत दूर हैं, अगर 470 वॉलेट होगा तो इस पोजीशन को, जो भी लॉन्ग साइड पे है, मैं पहले कह रहा हूं, सबसे पहले मैं स्क्वायर ऑफ करके जाऊंगा। अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। बट ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बोथ इंडस्ट्रीज पे फाइनल कमेंट, बिलो 290 ऑल पोजीशन स्क्वायर ऑफ, और इधर 470 के नीचे ऑल पोजीशन स्क्वायर ऑफ। हर्षदा, आपने 290 इतनी दफा बोल दिया, हम 290 के नीचे फिसल गए। बाय द वे 166 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है इस समय इंडेक्स। 21,286 के लेवल्स आ चुके हैं। तो वो जो एक लेवल आपके लिए वीरू ने मार्क किया था कि उसके नीचे जाता है तो आपने लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, शायद वो ट्रिगर पॉइंट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर इस समय। वैसे मिड कैप्स का हाल देखेंगे तो वहां पर तो इतनी मारकाट मची है, जैसे कल मार्केट बंद है तो सारी चीजें आज ही बेच के जाइए। 1000 पॉइंट का नुकसान देखते ही देखते आ चुका है। मिनटों में दरअसल ये मार्केट कोलैप्स कर रहा है और 47,650 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। तो देखिए सिचुएशन कितनी गंभीर हो रही है। वो एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाला ग्राफ लेकर आइए। पहले तो मुंह बंद हुआ था क्योंकि धीरे धीरे करके गेनर्स और लूजर्स के बीच की जो ब्रेथ थी वो नैरो हुई। अब फिर से मुंह खुल गया है और गिरावट वाले शेयर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तेज़ी वालों के मुकाबले। ये पूरी तरह से रिवर्सल है और ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, एक बार फ्यूचर्स का हाल मैं आपके सामने रख देती हूँ। वैसे ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे कोई पैनिक नहीं है, हम ही टूट रहे हैं। आप अमेरिकी फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्लैट है, नैस्डैक में 17 अंकों की गिरावट, S&P भी 2 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करता हुआ। यूरोप में भी हम देख रहे हैं कारोबार की शुरुआत दरअसल पॉजिटिव हुई है, वहां पर भी ऐसा कोई पैनिक नहीं। इनफैक्ट यूके के मार्केट में तो 96 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अब भारत क्यों टूट रहा है उस पर आएंगे, लेकिन आपको ये भी दिखा देते हैं कि किन किन स्टॉक्स की तरफ से दरअसल ये प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो लूजर्स की श्रेणी वाले काउंटर्स पहले आज आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं हम। अदानी ग्रुप में पोजीशंस अच्छी खासी कटी है, हम आपको पोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन एंटरप्राइजेस भी काफ़ी कमज़ोर है, 4% का नुकसान यहाँ। यूपीएल परसों बोर्ड बैठक है, फंड रेज को लेकर 3.5% की गिरावट। इंडस टावर में आज 8% का कट और IRCTC यहाँ पर आप देख रहे हैं 6-7% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो ये मंदी के वो स्टॉक्स है जहां पर दबाव। अब सपोर्ट कहां से मिल रहा है, अब कितना मिलेगा आगे देखना होगा। 2% से कम की तेजी रह गई है टाटा कंज्यूमर में। ONGC, ब्रिटानिया, HDFC बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है तेजी वाला ट्रेड। वोल्टास, HDFC AMC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस केस इन पॉइंट है क्योंकि आज सुबह में 16% के गेन्स थे। प्री ओपन में हमने इसे 20% के अपर सर्किट पर भी देखा, अब यहाँ पर सिर्फ 7% की ही तेजी रह गई है। तो जहां पर मुनाफा मिल रहा है लोग वहां पर फटाफट से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर जिस तरह से वो कोलैप्स, जिस तरह से क्रैक आया, बात करते करते 1100 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। तो सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और 47,600 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। वीरू, वो 290 का 260 हो गया, तो बेसिकली तेजी वाली पोजीशन सब सारी और कटेंगी। देखिए हर्षदा, मैं आपको कह रहा हूँ ना, कभी कभी
डेटा को देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। कभी कभी इन आइसोलेशन टेक्निकल्स काम करते हैं। और मैं फिर कहूँगा, मैं 36 बार हम लोग पुल बैक ट्रेड अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर्षदा पुल बैक अगर आ भी जाए तो मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। इस सेशन में पुल बैक अटैम्प्ट नहीं करूँगा। मेरे कहते कहते बात करते अगर आपने 290 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया है, दैट्स गुड। फिलहाल अटैम्प्ट नहीं हर्षदा। मेरे ख्याल से और डीपन होकर अगर 50 पॉइंट और आपको शेड होते नजर आए हर्षदा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओवर टू यू हर्षदा। जी हाँ, अब चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। और फंडामेंटल जानकार भी है गौरांग जी, और टेक्निकल पैनल में मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, अमित सेठ, चंदन तापड़िया और रुचित जैन को जोड़ेंगे। इन सबसे बातचीत होगी कि यहाँ पर अब करना क्या है इस मार्केट में। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जो आज रेडार पर आए हैं, उनमें नज़ारा टेक के लिए एक डेवलपमेंट आई थी, तो उसकी बातचीत होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुधीर कामत जुड़ने वाले हैं। 225 पर नजरे वरुण बेवरेजेस पर। स्टॉक भले ही ऊपरी लेवल से हल्का हुआ हो, लेकिन बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है। सुमित आपको बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। आज दरअसल आरबीआई की तरफ से एक और अपडेट आया है एआईएफ नियमों को लेकर। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो एनबीएफसीज पैसा डालते हैं, उस पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है। कुछ स्टॉक्स टूटे हैं, क्या मायने हैं, कैसे पढ़ना चाहिए दरअसल उन नियमों को, वो आपके सामने यतिन पेश करेंगे। बिग मार्केट वॉइस में सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा जुड़ेंगे, फिर डीलिंग रूम का चेक, एसटीबीटी ट्रेड्स, ये सब आपकी स्क्रीन पर आएगा। चलिए, इस बीच एक काम करते हैं, अभी ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे स्थिति थोड़ी गंभीर है। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव और ले लेते हैं। दरअसल मेरी हर्षदा चाय आ रही थी, मैं इसलिए थोड़ा सा हंस रहा था। नहीं, वो हमने सुन थोड़ी लिया। सी अगर आप देखें माहौल को चुस्त दुरुस्त करना। 2 चाय पी लीजिए वीरू, आज तो 2 चाय की जरूरत पड़ेगी। नहीं, चाय एक है और 2 ग्लास पानी है। आई मीन इस गिरावट को हजम करने के लिए, थोड़े पेशेंस को रखने के लिए 2 ग्लास पानी की जरूरत होगी। बहरहाल देखिए, अभी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं पैनल में, और गौरांग, प्रकाश सर, अमित जी, मानस जी, रुचित। मानस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमेंट आपसे मैं जानना चाहूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त निफ्टी को और निफ्टी बैंक को? वीरेंद्र जी, देखिए, निफ्टी ने जब 20,200 का जो आंकड़ा था उसको ब्रीच किया था, उस ब्रेकआउट के टारगेट 21,600 के आते थे, और वो मैंने काफी बार मेंशन भी किया 21,600 के टारगेट्स। ऑलमोस्ट निफ्टी ने वो 21,600 का आंकड़ा टेस्ट किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो फिलहाल के लिए आप खरीदारी नहीं करनी है, वेट करना है एक मीनिंगफुल करेक्शन का। ऐसा हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा सा डीप हो, 300 पॉइंट का करेक्शन करंट लेवल से भी देखने को मिल जाए। निफ्टी 21,000 के लेवल्स को टेस्ट करे एक बार वो, क्योंकि उसको वहां पर 10 डे मूविंग एवरेज और मे बी 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 20,800 है, उस लेवल्स तक भी निफ्टी टेस्ट करेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए वो जो रणनीति थी हर गिरावट पे खरीदारी करने वाली, वो रणनीति अभी नहीं आपको लागू करनी है। वेट करना है, एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले। अभी तक का जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की रैली, शार्प रैली देखने को मिली थी, उस तरह का करेक्शन भी थोड़ा सा डीप हो सकता है। इसलिए इस करेक्शन पे आपको खरीदारी नहीं करनी है, वेट करिए, शायद 21,000 के स्तर भी देखने को मिल जाए। और बैंक निफ्टी भी करेक्ट हो सकता है, शायद यहाँ पर आपको 47,000, 46,675 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी करेक्शन थोड़ा डीप होगा, शायद 800-900 पॉइंट करेक्शन होगा, यहाँ पर भी खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। स्टे अवे। देखिए, कभी कभी बाजार को दूर से देखना अच्छा होता है, और दूसरी चीज़ होती है रिस्क रिड्यूस करना अपना। अब जब एक दिन गिरावट आई है तो रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस करिए। प्रकाश सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप सर इस बाजार को आज ट्रेड करने लायक पर्याप्त समझते हैं, सुविधाजनक है या नहीं, और आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चाय का ही समय है तो आपको चाय ही पीना चाहिए। एनीवे, समय मेरे ख्याल से यस, शॉर्ट करने की जगह है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में थोड़ी थकान है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, लॉन्ग का नहीं बनता। कल देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज से शॉर्ट का ट्रेड बनता है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, मुझे लगता है वो है टीसीएस। यहाँ पर फटीग है और कुछ नहीं, सेलिंग आ सकती है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शॉर्टिंग नहीं लेकिन सेलिंग आ सकती है। मेरे ख्याल से 3850 का कोई स्टॉप लगाकर चले टीसीएस पर, तो लोअर लेवल 3750 पॉसिबल। तो एक ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड बन सकता है आज और कल के लिए भी। टीसीएस शॉर्ट, टीसीएस शॉर्ट कीजिए। सुबह में लोगों ने कुछ पोजीशंस तेजी की ली थी, लेकिन अब मंदी का मोड आ गया है। अमित, बताइए आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा मारुति में। मारुति का अगर हम रैशनल देखें कि जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था एंड इवन द सेक्टर वाज डूइंग वेल, ऑटो के सारे सेक्टर्स वर डूइंग वेल, मारुति में सम काइंड ऑफ वीकनेस वाज देयर। स्टॉक ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया और कंटिन्यूअस एक राइजिंग मार्केट में भी इसके प्राइस नीचे आ रहे थे। अभी फिलहाल हमने देखा है कि इसने एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो फ्यूचर्स भी जो कि लगभग 10,150 के आसपास आता है वो भी ब्रेक कर दिया। आज का कैंडल काफी बेरिश है, रेशियो चार्ट्स पे भी काफी वीक है एंड देयर इज लॉट ऑफ शॉर्टिंग गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है ये 200 एमआ कहीं ना कहीं टेस्ट करने की संभावना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में 10,080 के इसके प्राइस हैं। शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9,800 9,700, स्टॉप लॉस रहेगा 10,250। ओके, मारुति सुजुकी आप शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल वाजिब कही अमित ने कि मारुति वो स्टॉक था जो कि टॉपिंग आउट के संकेत बहुत पहले से दे रहा था। शायद टॉपिंग आउट शब्द मेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने शब्द के लिए, लेकिन हाँ 10-500 के क्लस्टर को पार नहीं कर पा रहा था, उसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छा मानस, आपका ट्रेड नहीं लिया था मैंने। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, वीक स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, जहां पर वीकनेस लगातार बनी हुई है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ट्रेंड निगेटिव है, उसको शॉर्ट करेंगे। तो एबी कैपिटल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, जो कि 200 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। स्टॉक ने अभी 2 हफ्ते पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, एक पुल बैक देखने को मिला, पर 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट भी नहीं हो पाया और आज फिर फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एबी कैपिटल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 163 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 154 के रहेंगे। ये फ्यूचर के लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 160 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 6 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो एक और मंदी वाला ट्रेड, एबी कैपिटल 154 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, तो शॉर्ट करना है। 163 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अमित सेठ ने दिया मारुति, अब मारुति के 9,800 के टारगेट्स की बात हो रही है। गवा साहब ने कहा टीसीएस को शॉर्ट करें। रुचित बताइए, आप भी मंदी का ट्रेड लाए हैं क्या? जी, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षद भाई। सर जी, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा, यहाँ पे खरीदारी की साइड एक ट्रेड लूंगा। सो प्राइमरली मेरे माइंड में एक चीज क्लियर है, लार्ज कैप्स को शॉर्ट नहीं करना है और मिड कैप्स को करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना है। सो बहुत ओवरबॉट सेटअप्स थे, तो कभी ना कभी ऐसे पुल बैक मूव्स अनवाइंडिंग के कारण आने ही थे, जो आज हुआ है। सो जब भी ऐसी अनवाइंडिंग होती है पोजीशंस की इतने ओवरबॉट सिचुएशन से, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर हिटेड पोजिशन थी, वो अनवाइंडिंग के कारण करेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई भी मिड कैप्स में बॉटम फिशिंग करने की इतनी जल्दी कोशिश नहीं करूंगा जस्ट फर्स्ट डे ऑफ दिस करेक्शन। बट लार्ज कैप्स में इतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। सो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे डिफेंसिव स्पेसेस रहेंगे जहां पे आपको कॉन्ट्रावाइज यहाँ पे लेने चाहिए, और जिसमें से आईटीसी मेरे नजर पे जो करंट लेवल्स पे खरीदारी की मैं सलाह दूंगा। सो लास्ट 8-10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 445 448 ये सपोर्ट बेस बना हुआ है। सो फॉलिंग मार्केट्स में अगर कहीं पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो आई थिंक आईटीसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी काफी फेवरेबल है। यहाँ पे 444 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी की सलाह रहेगी 464 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 464 के टारगेट्स के लिए तेजी आईटीसी कॉन्ट्रा कॉल, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड्स दिग्गजों में वो नहीं करेंगे और मिड कैप में कुछ चेज नहीं करेंगे। ये फिलहाल रुचित की स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमने देखा है आज प्रेशर माउंट हुआ है, ऊपरी लेवल से जो पोजीशंस अनवाइंड होने लगी हैं। एक बहुचर्चित पूरा कॉर्पोरेट ग्रुप अदानी ग्रुप, इस पर राय मैं आपसे लेना चाहूँगी। गौरांग से जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ इस समय? अच्छा, पहले गौरांग से गुड आफ्टरनून। ये मंदी को कैसे पढ़ रहे हैं? अचानक 900-1100 पॉइंट की गिरावट जो मिड कैप्स में आई, क्या हो रहा है? धन्यवाद हर्षदा, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मिड कैप में मझौले सूचकांक में करीबन 2% की गिरावट। मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूंगा हर्षदा, अंकों के हिसाब से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वो बुनियाद देखनी चाहिए कि किस बुनियाद पर आपको ये करेक्शन मिलता हुआ दिखा है। तो अगर आप प्रतिशत में तब्दील करेंगे, बदलाव करेंगे, तो थोड़ी बहुत आपको राहत महसूस होगी कलेजे में। तो 2% के आसपास मिड कैप, 0.60% की गिरावट निफ्टी बैंक में, 0.75 और 0.80 की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में।
1% की भी गिरावट आई नहीं है और पूरा माहौल बदल गया है। कभी कभी देख के आश्चर्य होता है, लेकिन मझौले शेयर्स और छोटी सूचकांक जो है वहां पर अक्सर इतिहास आपको दिखाता है कि गिरावट आती है तो काफी तीव्र आती है। इसमें कोई मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक बात नहीं है। शायद यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ सकती है। पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके से ऐतिहासिक स्तर हमने देखे थे और आज भी एक नया सर्वोच्चम स्तर जो बना, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये मुनाफा वसूली जो आई है, ये बाजार की सेहत के लिए एक अच्छी बात है। लोग मुनाफा समेटने आए हैं, ये भी अच्छी बात है। जिन लोगों ने मौका चूक गए थे, उनको एक मौका दे रहा है बाजार आकर के निवेश करने के लिए। तो आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए हर्षदा। 21,600 के सूचकांक में अगर 1-2% की गिरावट आती भी है तो कौन सी बड़ी बात है। तो और मैं ये नहीं मानता कि ये एक तरफा अब बाजार हो गया है। मेरे ख्याल से ऐसे गिरते हुए बाजार में लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी या मध्यम अवधि के लिए मैं तो सक्षम नहीं हूँ ज्यादा कुछ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए सेहत अभी भी बहुत अच्छी है बाजार की और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। तो इस समय फिर आपने क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जहां पर पोजीशन ली जा सकती है गौरांग साहब? तो ये प्रश्न अच्छा पूछा आपने कि क्या खरीद सकते हैं। तो सरकारी बैंक में हमने देखा करीबन सूचकांक में अगर आप देखें तो 2% के ज्यादा की गिरावट। ये भी काफी चले थे सरकारी बैंक, जो भी पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने चाल देखी थी। तो यहाँ पर एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, मेरे ख्याल से 86 या 87 के 87 के आसपास, 86-87 के आसपास मौजूदा स्तर है। करीबन 3-3.5-4% की गिरावट हो सकती है। यहाँ पर खरीदारी की राय है हमारी और ये बैंक काफी अच्छी लगती है और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो नतीजे हमने दूसरी तिमाही में देखे थे और बहुत जल्द आने वाले महीने में दूसरे हफ्ते से जो तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज होगा, वहां पर सुधार होने की पूरी आशंका। अच्छा, पीएनबी आपका पसंदीदा स्टॉक है। अच्छा हर्षदा, जरा आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, ये सही मायने में आजकल विघ्नहर्ता स्टॉक बन गया है। ये चलने वाले दिन नहीं चलता, जिस दिन बाजार में खूब गिरावट होती है उस दिन चलता है। दैट मींस मैं बाहर आऊँगा और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ाऊंगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ाऊंगा। आज इसने इंट्राडे हाई लगाया करीब 1674 का, और वो था सितंबर 3rd वीक के स्विंग हाई को पार कर गया। अगेन आई मीन बैंक निफ्टी ने अगर 47,500 की ट्रेजेक्ट्री को आज वॉलेट नहीं किया है, जहां के नीचे शायद मेरे ख्याल से पोजिशनल स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण, लॉजिकल कारण है, दैट्स एचडीएफसी बैंक। अमित जी, इस डिलेमा को आप कैसे देखेंगे? आई मीन ठीक है, इस पैनल ने अब तक किसी भी इंडेक्स को शॉर्ट करने की बात नहीं की है, हमने सिर्फ रिस्क रिड्यूस करने की बात की है। आप एचडीएफसी बैंक को कैसे व्यू कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरेन जी, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो कि आपने कहा कि एचडीएफसी बैंक अभी बाजार का विघ्नहर्ता है। इट इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। स्टॉक ने काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब ये स्टॉक एक बेस बना के कहीं ना कहीं बाउंस कर रहा है अपने जोन से बाहर। 1670-75 के ऊपर निकलता है तो एक और बड़ा यहाँ पे तेजी बनेगी। लेकिन मुझे ऑन द डाउन साइड अगर कोई गलती से पुल बैक भी आता है तो मुझे लगता है 1645-1650 के जोन्स होल्ड करना चाहिए। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर इसने बनाया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। अगर मार्केट सेंटिमेंट थोड़े फेवर में रहेंगे, ये पुल बैक जहां भी मार्केट का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई थिंक एचडीएफसी बैंक विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग, और मुझे लगता है जल्द इसमें 1700 सवा 1700 तक के लेवल्स मिनिमम हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक में। 1700 की बात हो रही है। अब तेजी की पोजीशंस और चल रहा है तो अच्छा है, तेजी में रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अच्छा, एक स्टॉक जिसकी सुबह में हमने खूब चर्चा भी की थी, कल दोपहर से इनफैक्ट मैप करते आए हैं, वो है वोल्टास। वोल्टास इस समय वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल है, लगभग 4% का इजाफा। मानस, अब ये अगला पड़ाव क्या रहेगा? क्योंकि इसने 960 के आसपास तक का हाई छुआ था और इस समय 935 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ट्रेडिंग के तौर पे अगर आपने 2 दिन पहले या तो कल जब ब्रेकआउट 880 रुपए के ऊपर देखने को मिला था तब पोजीशन बनाई है, तो मेरी राय में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं और अपनी पोजीशन को आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी राय तो ये रहेगी कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी भी करिए। स्टॉप लॉस आपको 820 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन जो टारगेट है आने वाले 1 से 2 मंथ का, वो मेरे ख्याल से 1100 रुपए के आसपास का रहेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है।
लेकिन ट्रेडर के तौर पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेहतर है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा है काफ़ी आउट परफॉर्मेंस, एक ONGC, दूसरा ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया आई गेस 10-11 मंथ के हाई पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ONGC में भी लगभग 3% तक के गेंस देखने को मिले हैं। भले ही ये पीक से कुछ हल्का हुआ हो, 6 रुपये नीचे मिल रहा है आपको। आज सुबह में 212 का स्तर इसने छुआ था। रुचित, अब होल्ड करना है इन स्टॉक्स को, ONGC, ऑयल इंडिया एंड द लाइक्स, या नहीं? यस, आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे भले हायर लेवल से थोड़ा नीचे आया है, बट आज के जो वॉल्यूम्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और नो, ऑयल इंडिया ने तो इनफैक्ट एक कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिया है। तो मेरे ख्याल से ये छोटे मोटे डिक्लाइंस के बाद फिर से स्टॉक्स में अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो ऐसे कुछ डिप्स मिलते हैं तो डिप्स पे फ्रेश बाइंग के लिए भी देख सकते हैं, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो सडनली ये स्टॉक्स में होल्ड करनी चाहिए। तो अच्छी तेजी, इनफैक्ट एक महीने में देखिए क्या भागा है और किस तरह की वो वीरू की टेक्निकल भाषा में कैंडल बनाई है ऑयल इंडिया ने। मूव्स तो आ रहे हैं, तो होल्ड कीजिए इन पर्टिकुलर काउंटर्स को। अच्छा, इस बीच नज़ारा टेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज दरअसल इन्होंने 4 स्टूडियोज़ के साथ 5 गेम्स पब्लिश करने के लिए करार किया है। इस करार के आगे और क्या डिटेल्स हैं, क्या योजनाएं हैं, हमारे साथ कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुधीर कामत जुड़ रहे हैं। कामत जी, स्वागत है आपका। ये इनफैक्ट अगर मुझे समझा सके, ये जो 5 गेम्स हैं इसमें पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि आप 4 स्टूडियोज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। ये क्या मोबाइल ऐप बेस्ड गेम्स हैं या फिर जो नॉर्मली आजकल ई स्पोर्ट्स का चलन है, बड़े पैमाने पर बड़े इवेंट्स गैदर होते हैं, उस तरह का कुछ है? सबसे धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। तो ये सारी जो गेम्स हैं ये ऐप बेस्ड ही हैं। तो आपने आई एम श्योर बचपन में भी और अभी भी आप खेलते ही होंगे गेम्स जो अपने फोन पे, तो ये उसी टाइप की गेम्स हैं। 5 अलग गेम्स हैं, अलग अलग टाइप की हैं। पैसा इसमें बनेगा या तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या एक आध गेम में हो सकता है कि कुछ परचेजिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हो जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट ज्यादातर इसमें एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू आएगा। और नज़ारा हमारी तरफ से तो हमारी कोशिश काफी साल से रही है कि हम और गेम्स उठाएं जो कि इंडिया में हम लॉन्च कर सकते हैं, इंडिया में और काफी लोगों तक ले जा सकते हैं। तो ये 5 गेम्स हमें लग रही हैं कि काफी अच्छी है इसके। तो ये मनी बेस्ड गेम्स नहीं है? सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। ये मनी बेस्ड गेम्स नहीं है, जैसे कि आपकी रमी वमी वैसे होती, वैसी कोई गेम्स नहीं है? नहीं, इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। ये जिसे बोलते हैं टाइम पास के लिए गेम्स हैं ये सारी। आप आई एम श्योर आपको भी जब बीच में कभी मार्केट ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा रहा तो आप खेल सकते हैं उसमें। बट काफी सिंपल सी गेम्स हैं कुछ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने बचपन में पेपर प्लेन बनाया होगा, खेला होगा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिसमें आप छोटा पेपर प्लेन उड़ा सकते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं लैंड करना है या कोई टारगेट होगा उसका। एक और गेम है जिसमें आप क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसी वाली काफी गेम्स है, बट ये वाली काफी इंटरेस्टिंग लगी हमें। फिर इंडिया में शूटर गेम्स का काफी चलन होता है जहाँ पे आप एलियंस को शूट कर सकते हैं एक अलग डिवाइस के साथ। तो इस टाइप की गेम्स हैं ये सारी, इसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुधीर जी, ये क्या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये इनिशिएटिव है और आप इसमें क्या एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये नज़ारा ने हमने करीब 1 महीना पहले अनाउंस किया था कि हम एक पब्लिशिंग डिवीजन शुरू कर रहे हैं नज़ारा पब्लिशिंग के नाम से। और एक बड़ा गेमिंग फेस्टिवल होता है IGDC करके, तो वहाँ पे हमने अनाउंस किया था और काफी एप्लीकेशंस आई थी वहाँ पे जो लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे इसमें। तो करीब 70 या 80 गेम हमने रिव्यू की, उनमें से हमने ये 5 गेम्स सेलेक्ट किए हैं। इंडिया में पहली बार हो रहा है कि कोई बड़ी कंपनी नज़ारा जैसी पब्लिशिंग में बड़े वे से घुस रही है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले 12 महीने के अंदर हम करीब 20 गेम पब्लिश कर पाए। तो ये पहली 5 है, इसके बाद और भी होंगी। हर गेम में हमारा कमिटमेंट ये रहेगा कि 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हम इन्वेस्ट करेंगे इनको ग्रो करने के लिए। तो ये पैसा उनकी एडवर्टाइजिंग में, उनकी गेम डेवलपमेंट में खर्च होगा। उम्मीद यही रहेगी कि रेवेन्यू उससे काफी ज्यादा आएगा, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत है तो अभी रेवेन्यू पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि काफी रेवेन्यू बनेगा इन गेम से इंडिया में। दैट मीन इनिशियली आपका पर गेम करीब 1 से 3 करोड़ रुपए के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होंगे। अभी आप रेवेन्यू की गाइडलाइंस नहीं दे रहे, जो कि आप 20 अप्रोक्सीमेटली जोड़ेंगे, है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, करीब 20 गेम्स का टारगेट है, हर गेम में 1 से 3 करोड़। तो उम्मीद यही है कि करीब 1 साल का अगर मैं व्यू लूँ तो करीब 50-60 करोड़ हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में। और इसका रिटर्न ना सिर्फ पहले साल बट काफी सालों तक आएगा। बट उम्मीद यही रहेगी कि पहले साल में भी कम से कम
जितना इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न प्लस थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न आना चाहिए। सुधीर जी, क्लियरली ये जो गेम्स आप बना रहे हैं ये प्राइमरली इंडियन गेम डेवलपर्स से ही खरीदी जा रही है या फिर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी बातचीत होती है? एक्चुअली जो आज की अनाउंसमेंट है ये 5 गेम सारी इंडियन डेवलपर्स से ही है और इनफैक्ट इसमें एक मेक इन इंडिया का भी एंगल काफी जुड़ा हुआ है कि उम्मीद ये है कि और काफी गेम्स इंडिया में डेवलप होंगी। टैलेंट है, एक्सपोजर अभी तक नहीं मिल रहा था काफी डेवलपर्स को, तो हमारी कोशिश है कि इनको मिलेगा। और ये गेम्स हम ना सिर्फ इंडिया में बट इनमें से कुछ गेम्स जैसे यूएस या यूरोपियन ऑडियंसेस के लिए भी अच्छी है, वहां पे भी इनको लॉन्च करने का देखेंगे। तो इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा था कि फॉरेन डेवलपर्स भी अगर हम ला रहे हैं इंडिया में, तो वो डिस्कशंस भी अभी हैं काफी, बट उस पर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं काफी डेवलपर्स से। तो ये बिना मनी वाली जो गेम्स हैं ये लार्जली फिर क्या हमें अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी? इट विल बी आई एम अज्यूमिंग अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एक्सेट्रा, वैसे होगा? इस डिवीजन में ये सारी गेम्स मनी वाली नहीं है, तो ये तो सारी की सारी गेम्स आपके गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड होंगी। केसेस में आप इनको अपने ब्राउजर में कंप्यूटर से या पीसी से भी खेल पाएंगे, बट इन सब में काफी फ्रीली अवेलेबिलिटी है डाउनलोड की, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जो मनी वाली गेम्स हैं जैसे रमी है या फैंटेसी क्रिकेट वाली गेम्स होती हैं या पोकर है, तो वो गेम्स नॉर्मली आपके प्ले स्टोर में कम मिलती हैं या कुछ खाली रमी की हैं फैंटेसी की मिल जाती हैं, बट कम होती हैं। अच्छा, अब सर इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करते हैं फॉर दिस क्वार्टर एज वेल और नेक्स्ट क्वार्टर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। जो आप ई स्पोर्ट्स रेवेन्यू है सर वो कैसा देख रहे हैं? आई मीन सेकेंड हाफ लाइकली टू बी पिक्चर कैसी लग रही है आपको? देखिए आगे वैसे फोरकास्ट तो इस बार हम नहीं दे रहे हैं कोई स्पेसिफिक, हमने इस बार एनालिस्ट वगैरह को नहीं दिए हैं, लेकिन मार्केट काफी स्ट्रांग है। ई स्पोर्ट्स के लिए जो मेन सीजन होता है इंडिया में वो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में ही होता है, विंटर में ज्यादा इवेंट्स बनते हैं। एंड इस साल एक जो बड़ा इवेंट हुआ था ई स्पोर्ट्स में वो ये था कि जो BGMI गेम था जिसपे बैन लगा हुआ था वो बैन हट गया था, तो उसकी वजह से अब काफी एक्साइटमेंट आया था फिर से ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में वो गेम्स खेलने के लिए। एंड एक रिसेंटली एक बड़ा टूर्नामेंट था जो हमारी कंपनी नॉर्डविन ने किया था, नजारा का सब्सिडरी, और उम्मीद ये है कि इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर में और काफी इस टाइप के इवेंट्स मिलेंगे। अच्छा सुधीर जी, एक बात पूछूं आपसे, बुरा मत मानिएगा अगर मेरा सवाल आपको बेतुका भी लगे। यार हमने तो वो जो आज से 20-25 साल पहले वो वीडियो गेम्स हुआ करते थे वो खेले थे। अब अगर मान लीजिए किसी को कोई एयरक्राफ्ट का गेम खेलना हो जिसमें आई मीन मैनुअली आपको मतलब एक एयरक्राफ्ट उड़ाना हो पूरे शहर के ऊपर, सबसे बेहतरीन गेम कौन सा होगा उसके लिए? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक्चुअल व्यू आएगा बिल्कुल। हमने आज जो लॉन्च किए 5, उसमें एक गेम है जिसका नाम है पेपरली, PAPERLY, पेपरली करके गेम। अच्छा, इसमें आप पेपर प्लेन उड़ा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस काफी आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, आप खेल के देखिए। आई थिंक स्टूडियो में भी आप खेल सकते हैं। कामत जी ये आइडिया तो बिल्कुल मत दीजिए, वो अभी डाउनलोड हो जाएगा गेम। ये वीरो को ऐसे आइडिया मत दिया कीजिए। मार्केट अप डाउन ज्यादा, उसके साथ में आप प्लेन भी अप डाउन कर लीजिएगा थोड़ा। जरूर। एनीवे सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप। आपने सभी आई थिंक सेगमेंट्स को लेकर और आई थिंक स्पेशली जो ये आपने आज गेम्स को लेकर एक वेंचर किया है 20 गेम्स को लेकर, उस पर अपनी टिप्पणी करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब निकट भविष्य में जब आपके नंबर्स आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। इस बीच निफ्टी एक बार फिर से थोड़ा सा वो 290 की ट्रेजेक्टरी के नीचे स्लिप होने की तैयारी करता हुआ एंड द पेन, और जिसे कहते हैं ना पेन, वो आ रहा है बैंक निफ्टी। देखिए एक बात मैंने 2 बजे भी कही थी आपसे कि इधर अभी काट लीजिए, बट लॉजिकली तो वो 470 500 के नीचे कटेगा, बट इट्स HDFC बैंक जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी की तस्वीर कुछ अलग होती, याद रखिएगा कुछ अलग होती है। कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर से बात कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। ICICI बैंक, मैं फिर कहूँगा कि आज थोड़ा सा HDFC बैंक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज आप दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखें, अभी बैंक निफ्टी, मैं आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब एक बार इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्रॉस चार्ट रखिएगा। बैंक निफ्टी 47,551 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं शॉर्ट टर्मिंग एवरेज को देखूं तो बहुत दूर है उससे। एंड द बैंक एंड ICICI बैंक ये ऑलरेडी अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आ गया है। और ये कब हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम 4 दिसंबर के बाद, यानी स्टेट इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। माना साहब ICICI बैंक को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त?
और देखिए आईसीआईसीआई बैंक के पैटर्न्स पिछले 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि क्योंकि एक अहम सपोर्ट मेरे ख्याल से 1020 1022 की रेंज में था, जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो स्टॉक करेक्ट हो सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 990 रुपए है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 1000 का पुट ऑप्शन जरूर ले सकते हैं। वहां पर आप मैं प्राइस एक्चुअली इसके पुट ऑप्शन के नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन 1000 के पुट ऑप्शन में आप ध्यान रखिए, आपके जो कैश के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेंगे वो 1015 के रहेंगे, और टारगेट सबसे पहले 990 का और उसके बाद 975 रुपए तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक 975 तक टूटने की स्थिति में है। ध्यान रखिएगा, 1000 का पुट लेकर चलना है अगर आपने ट्रेड लेना भी है मंदी की तरफ। चलिए, बैंकों की बात हुई तो लगे हाथ कुछ एनबीएफसीज का भी जायजा ले लिया जाए, और कुछ है जिन पर आज जोर का झटका लगा है। इंडियाबुल हाउसिंग, पिरामल, आईआईएफएल, ये कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर तेज गिरावट है। एक्चुअली एक्शन आरबीआई की तरफ से आया, जहाँ पर बैंक और एनबीएफसीज के लिए इन्होंने नए नियम निकाले, और खास तौर से नियम उन पर लागू है और उन पर ज़्यादा भार है जो AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करते हैं। अब एग्जैक्टली आरबीआई कह क्या रहा है और इन स्टॉक्स की धुलाई क्यों हो रही है, इसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, ये सुबह में आई थी डिटेल, स्टॉक्स धनाधन टूटे हैं, आरबीआई एग्जैक्टली कह क्या रहा है? तो देखिए, आरबीआई ने कारपेट बैन जो है वो लगा दिया है AIF इन्वेस्टमेंट्स में, जो बैंक और एनबीएफसीज करती हैं। आरबीआई को लगता है कि जो निवेश हो रहा है AIFs में वो वारंटेड नहीं है। इनफैक्ट जो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं एनबीएफसीज की और बैंक्स की AIFs में, उनको 30 दिन के अंदर लिक्विडेट करने को कहा है आरबीआई ने। तो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो AIF इन्वेस्टमेंट बैंकों ने और एनबीएफसीज ने करके रखा है, इस पे 100% की प्रोविजनिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एनबीएफसी है या एक बैंक है जिन्होंने 500 करोड़ का AIF निवेश किया हुआ है, तो या तो आप 500 करोड़ रिकवर कर लीजिए या तो 500 करोड़ का प्रोविजन कर दीजिए। अब ब्रोकरेजेस के हिसाब से एनबीएफसी स्टॉक्स जैसे कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, IIFL और पिरामल एंटरप्राइजेस पे सबसे ज़्यादा असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट जेफरीज का अनुमान ये है कि पिरामल एंटरप्राइजेस और IIFL, ये दोनों कंपनीज पे लगभग 10%, 8 से 10% के आसपास की नेटवर्थ इम्पैक्ट होगी, क्योंकि इनको आगे जाके शायद ये प्रोविजनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। और दूसरा कि आगे जाके ये जो बहुत सारे किस्से आए थे और मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि बहुत सारे एनबीएफसीज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करते हैं, AIF के थ्रू रूट करके जो है पैसा और NPS को जो है वो एक कवर देते हैं। तो वो सब चीज़ें जो पहले हो रही थी वो शायद अब बंद होनी चाहिए, और सेबी ने इसके बारे में आरबीआई को औपचारिक तरीके से लिखा भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आरबीआई को ये सख्त कदम उठाने पड़े। लेकिन हाँ, क्योंकि प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इमीडिएटली, तो शायद आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े शॉर्ट टर्म में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। नेली 10% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे यतिन कह रहे हैं उस जेफरीज की रिपोर्ट में लिखा गया। गौरंग, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि देखिए, एक के बाद एक आरबीआई काफ़ी सख्त हो रहा है एनबीएफसीज के लेंडिंग पर। जो पहले हमने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर रिस्क वेट्स बढ़ते देखे थे, और अब ये जो नया नियम आया है, पारदर्शिता और अनुशासन लाने की सख्त जरूरत थी हर्षदा। और ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2019 में भी 100% से बढ़ाकर 125% किया था। फिर इस कदम लेने के पहले आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफएस को सावधान किया था, लेकिन फिर भी किसी ने एहतियात नहीं बरती और 125% फिर से लागू हो गया। ये जो कदम अभी यतिन भी बता रहे थे, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं खामियाजा जो हो रहा था उसको ठीक करने के लिए, और किसी प्रकार की अगर मिस गवर्नेंस को लेकर के कोई डोमिनो इफेक्ट होता है हर्षदा, तो वित्तीय क्षेत्र में उस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कोई घटना न घटे उसके पहले जो पर्याप्त कदम है वो उठाए, और जो भी बदलाव करना था वो किया है, और मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि के लिए काफी सकारात्मक चीज है। चलिए, अब आरबीआई के इस फैसले से थोड़ा सा हटकर थोड़ा फिर से लौटते हैं बैंक्स पे। हालांकि एनबीएफसीज जिनको लेकर आज बातचीत हम कर रहे हैं वो सब डे लो पर, स्पेशली इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, IIFL फाइनेंस लगभग 33 रुपये नीचे, और PL सुबह से प्रेशर में लगभग 6.25% नीचे। मीनवाइल निफ्टी फिर डे लो की तरफ आता हुआ, इट्स
21,258 यानी ये डे लो। और बैंक निफ्टी फाइनली देखिए, अगर आपने 2 बजे कट कर लिया तो भी अच्छी बात है, बट लॉजिकली अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं आपके लिए 470-500 वो एक थ्रेश होल्ड पॉइंट होगा। स्क्रीन तब भी बता रही थी कि जनाब ये पेनफुल क्लोज रहेगा। और इट्स आई थिंक ICICI बैंक जो कि प्रेशर क्रिएट करता हुआ इस वक्त है डे लो दिन के सबसे निचले स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। कुछ और पेन पॉइंट्स जो है ना, थोड़ा सा उनको लेके बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इट्स 1828, ये भी 10 डेमा को तोड़ता हुआ, मतलब आप इस वक्त देखें तो इस वक्त दिन के लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। अमित, कोटक पर आपका टेक क्या है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पुल बैक पॉसिबल है। 10 डे मार्क कोटक ने ब्रेक कर दिया, मार्केट इज अंडर प्रेशर। मुझे लगता है कि 1810 के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इतना वीक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि बेस से बाहर निकला। इट्स जस्ट अ पुल बैक। मुझे लगता है कि 20 डेमा टेस्ट करेगा, सो नॉट अ शॉर्टिंग कैंडिडेट, बट डेफिनेटली यहाँ लगता है कि एक पुल बैक 20 डेमा तक आ जाएगा, जो कि लगभग 1805 1810 के लेवल से। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पे डे लो पर ट्रेड करता हुआ। बैंक्स प्रेशर में हैं और एक दो काउंटर्स और लेके आइए, एक दो काउंटर्स और लेके आइए जहाँ पे इस वक्त प्रेशर हो रहा है। उसमें आपकी स्क्रीन पे आएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, IRCTC 2 दिन के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैकफुट पे आते हुए। और एक सेंसिबल अप्रोच ये भी रहेगी कि हम कि कुछ बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक फ्यूचर्स पे एक बार एक एग्जिट पॉइंट ढूंढ लें, या फिर एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ढूंढ लें। मानस, REC PFC पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या आएगा? क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद, और आई थिंक बहुत दिनों बाद पहली बार इतनी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है, और इसके नीचे कितना वर्टिकल स्विंग पड़ा हुआ है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दोनों ही स्टॉक्स में एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, या फिर एक रीजनेबल एग्जिट जोन? देखिए, अगर आप बिल्कुल ट्रेडर हैं और आपने पोजीशन बनाई थी 1 से 2 दिनों के लिए, तो मेरी राय में तो करंट लेवल्स पे PFC REC दोनों से निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप आपकी एक पोजीशन है जो आप शायद जनवरी या फरवरी तक होल्ड करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे दोनों स्टॉक फिसलें तो आपको निकलना पड़ेगा। तो PFC के केस में आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 372 के रहेंगे, और REC के केस में आपके स्टॉप लॉसेज 394 के रहेंगे। तो इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे दोनों स्टॉक जाएं तो बिल्कुल निकलने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं 1 से 2 दिनों के लिए, तो मेरी राय में तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरडे चार्ट पे सपोर्ट ब्रीच हो चुके हैं। जी, आज ये जो ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में हो रहा है ना, आई थिंक उसको देख के लग रहा है कि आज पोजीशंस जो हैं वो कैश मार्केट में स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। एक बात है, कल FIIs और परसों भी FIIs कैश बाजार में थे नहीं, वो वहाँ से नदारत थे, वो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ, उनकी डेरिवेटिव्स की पोजीशंस को यानी इंडेक्स को देखकर कतई भी इस बात का आभास नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रकार की लिक्विडेशन मोड में है, बट कैश मार्केट में वो विजिबल नहीं थे। नाउ निफ्टी डे लो इट्स 21,244 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। मिड कैप के लॉसेस जो है वो एक्सटेंड करते हुए मिड कैप इंडेक्स इस वक्त 1100 अंक नीचे। दैट मीन्स अब कहीं ना कहीं हमको एक आभास मिल रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग कितनी सीरियस है। जब आप 10 डेमा को तोड़ के एक ही सेशन में अगले एवरेज का अटैम्प्ट करने लग जाए, ये क्लियरली इस बात का रिफ्लेक्शन है। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जहां पेन बढ़ रहा है। अभी कुछ देर में हम 4 का चौका की शुरुआत करेंगे, शॉर्ट ट्रेड ढूंढेंगे अगर लॉन्ग ट्रेड नहीं है तो। एक RBL बैंक लेके आइए बैंकिंग स्पेस में। एक बार रुचित RBL बैंक को देखिएगा, आज इसने 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को छू लिया। आपका टेक इस स्टॉक पे इस वक्त? आई थिंक जो रिसेंट ब्रेकआउट था ये स्टॉक में, वो ब्रेकआउट 257 258 के आसपास था। अब मेरे ख्याल से ये पुल बैक मूव जो आ रहा है वो उसमें वो लेवल्स फिर से रीटेस्ट हो सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जब एक ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक मूव्स आते हैं तो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस सपोर्ट बनते हैं। RSI में एक नेगेटिव क्रॉस हो रहा है, तो पॉसिबल है कि थोड़ा और करेक्शन स्टॉक में रहेगा, और 257 258 तक के लेवल्स हम नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आई मीन हम ट्रेड्स कम लेंगे, लेकिन क्योंकि एक हमारा सेगमेंट है, खास सेगमेंट, डेडिकेटेड सेगमेंट 4 का चौका, जिसमें हम 4 प्रकार के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और 4 का चौका सस्ता ऑप्शन पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये सौजन्य से आएगा मानस जी की। कोई पूरे ऑप्शंस लोकेट करने की कोशिश करेंगे। FNO सुपरस्टार चंदन तापड़िया, 4 का चमत्कार अमित सेठ, और मिड कैप फंडा गौरांग शाह जी के सौजन्य से आएगा। मानस, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी समय लेंगे, अभी
इस सेगमेंट का फीता कुछ देर में काटेंगे, तब तक कहीं और होके आते हैं। 4 ट्रेड्स हैं आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी जनाब देख के अब थोड़ा डर लग रहा है। इट्स 21,234 डे लो पर और इट्स एक्सिस बैंक नाउ। और देखिए आभास हमने आपको लगभग 47,650 के जोन में ही हो गया था कि निफ्टी बैंक भी गया एंड इट्स 47,500 नाउ। लेट्स ब्रिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 1107। इस पर प्रकाश सर आपकी राय क्या है? ये एक जो फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल था उसकी लोअर एज टेस्ट होती हुई उसको ब्रीच करने की कोशिश करता हुआ है तो वीक एक्सिस बैंक। दो बातें हैं अगेंस्ट एक्सिस बैंक के, एक तो एग्जॉस्शन पैटर्न ना हायर टाइम फ्रेम पे ऑन द अपर रीजंस, दूसरा फ्लैट चल रहा है और आज का मूव थोड़ा वीक नजर आता है। एक्सिस बैंक में ट्रेड कर रहा है 1107, पॉसिबल है कि 1175 ये एक जोन है, वापस स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 1116 का, तो एक ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड ऑन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक शॉर्ट ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड तो दिख रहा है M&M में भी। M&M कंसिडरिंग अमित आपने मारुति पर एक मंदी का ट्रेड दिया था, ये 1644 पर अब 3% की गिरावट M&M दिखा रहा है। इधर भी क्या शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है या रुकेंगे? जी मैम, अगर हम M&M का भी स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया था रिसेंटली। जो इसका हाई बना था दैट वाज फार अवे फ्रॉम द 10 डेमा। मेरे ख्याल से फॉर द डे एक बार जो इसमें जो गिरावट आनी थी आ गई है। 3-3.25% 20 डेमा पे अभी रेस्ट कर रहा है और एक इसका स्विंग सपोर्ट है लगभग 1630 के आसपास। तो फर्दर बिकवाली तभी बनेगी जब 1630 ब्रेक होना शुरू होगा। फॉर द टाइम बिंग मेरे ख्याल से फ्रेश शॉट्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो एक बार इसे अवॉइड करूंगा। तो अवॉइड करेंगे इस समय नहीं, थोड़ा और टूटे तो शायद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मंदी की बनती दिखाई देगी। अच्छा, 2-3 स्टॉक्स जिसमें अच्छा पैसा बना है इस हफ्ते वैसे, एक तो IRCTC, ये एक बम्पर ट्रेड साबित हुआ था। डेल्टा कॉप जहाँ पर बहुत तगड़ा गेन देखने को मिला। डिक्सन टेक में भी अब हम देख रहे हैं करेक्शन। और एक्साइड मुझे याद है वीरू के रेडार पर था, मेरे ख्याल में शिल्पा रावत ने भी इसको काफ़ी दफ़ा सजेस्ट किया है। मानस, एक्साइड में क्या करना है? अब 290 आ चुका। देखिए एक्साइड की जहां तक बात है, स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे गया था। इंटरडे सेशन में इसने 52 मूविंग एवरेज टेस्ट किया, वहां पर पुल बैक देखने को मिला, लेकिन क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है, एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है चार्ट्स पे, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 296 के ऊपर के रहेंगे और टारगेट 275 के रहेंगे। लॉन्ग की पोजीशन काट लीजिए, एग्जिट कीजिए लॉन्ग वाले ट्रेड से, क्योंकि कमजोरी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गौरांग, एस्ट्रल आपने आई एम श्योर देखा होगा आज सुबह में। एस्ट्रल की हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे, 2-2.5% नीचे है। अब क्लियरली 2019 में लास्ट प्रमोटर्स ने बेचा था और आज लग रहा था कि प्रमोटर्स इस हफ्ते विचार करेंगे, लेकिन आज के आज ही वो 870 करोड़ का ब्लॉक हो गया। कुछ अंदाजा मार्केट में आपने आई एम श्योर बातचीत की होगी लोगों से, क्या प्रमोटर्स ने ही बेचा है? और पहले एक बहुत शांत था ये काउंटर इन द रीसेंट पास्ट, अब क्योंकि ये अगर किसी को आभास था इस तरह का सेल आना है प्रोमोटर्स की तरफ से, ये सौदा हो गया तो खरीदेंगे या फिर अभी भी इंतजार करना है? देखिए मेरे ख्याल से जो जानकारी मेरे पास है वहां तक शायद प्रमोटर्स के तरफ से ही बिकवाली हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इसका स्पष्टीकरण मेरे पास भी नहीं आया है और कंपनी के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और जिस क्षेत्र में कामकाज कर रही है अर्शिदा ये कंपनी, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से परिवर्तन हम रिलेटेड सेक्टर्स में देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है। और इस प्रकार की डील्स मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले भी हुई थी, एस्ट्रल में नहीं मगर बाकी अन्य कंपनियों में, और आने वाले भविष्य में। तो डील को लेकर के एक अगर कोई बड़ा प्रमोटर कोई हिस्सेदारी बेचता है या फिर कोई बड़ा निवेशक हिस्सेदारी बेचता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी को लेकर के, कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के कुछ असर पड़ेगा। वहां पर कुछ असर नहीं पड़ता है। सिर्फ यही है कि एक निवेशक से दूसरे निवेशक के हाथ में तब्दील हुआ। अच्छा, आज मुझे एक दिन की याद आ गई और वो कौन सा था? मेरे ख्याल से वो सितंबर, यस वो थी 11 सितंबर। हालांकि उस दिन जो इशू था वो था मिड कैप से, उस दिन लार्ज कैप में या फिर उस दिन इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन आज कुछ वैसे ही भयभीत कर देने वाली कैंडल जो है वो BHL पे क्रिएट हुई है। BHL ने आज सुबह सुबह करीब
190.40 तक का स्विंग दिया था, लेकिन अब चारों खाने चित, इट्स 175. इट्स आई थिंक इट्स मोर देन अ कैंडल रिवर्सल. मतलब कैंडल रिवर्सल की जो भूमिकाएं होती हैं, जो ये उससे कहीं ज़्यादा का अगर आप देखें बड़ा प्राइस डैमेज है. अमित, जिसके पास पोजीशन है उसके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी, जो होल्ड कर रहा है? जी वीरेन जी, मार्केट टोटली अंडर प्रेशर है। जैसे कि हम देख सकते हैं बीएचएल में भी एक क्रैक आया है। मेरी एडवाइस ये है कि इसका 20 डेमा लगभग 170 के आसपास आता है। ऑलरेडी काफी एक फॉल आ गया, तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर 170 171 पोजिशनली टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। अयो, बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया. आपका व्यू मिल गया. आवाज़ आपकी बंद हो गई थी, आप म्यूट हो गए थे अमित जी. खैर कोई बात नहीं. अब यहाँ पर चलते हैं, चार का चौका ट्रेड के बारे में बात करते हैं. और पहला ट्रेड आएगा मानस जी का सौजन्य से. मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एस्कॉर्ट्स पे ध्यान है. अगर हम एस्कॉर्ट्स के पैटर्न देखें तो पिछले करीब अगर हम 4 से 5 हफ्तों की बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था. लेकिन एस्कॉर्ट्स ने आज एक सपोर्ट ब्रीच किया है जो कि 3020 के आसपास था. 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे एस्कॉर्ट्स फिसला है. तो यहाँ पर ऑप्शन में, आप पुट ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं. तो 3000 वाला पुट ऑप्शन जो 68 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं. आपके स्टॉप लॉसेस 39 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 120 रुपए के आसपास के रहेंगे. ओके, ये ट्रेड हो गया आपका एस्कॉर्ट्स का 3000 का पुट. मुझे मानस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बतौर ट्रेडर ऐसा ही होना चाहिए. जो स्थिति स्क्रीन पे है उसको प्ले कीजिए और जल्दी से जल्दी अगर आप देखें अपने व्यू को स्वीकार कीजिए. मंदी है तो मंदी, तेज़ी है तो तेज़ी. अब आते हैं अगले ट्रेड की तरफ और वो है चंदन थापड़िया जी के साथ, आज का एफएम सुपरस्टार. चंदन, गुड आफ्टरनून. क्या पिक कर रहे हैं आप? जी देखिए, वीडू मार्केट में ऊपर के लेवल से एक सडन डेंट देखने को मिला है. तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो भी स्टॉक्स है उन सब के थोड़े बहुत हिले हैं. बट उसके बावजूद मैं एक ऐसा काउंटर सेलेक्ट कर रहा हूं जहां पे कंपैरेटिव वॉलेटिलिटी कम है और ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है. यदि मुझे लॉन्ग साइड की तरफ जाना हो तो मैं फोकस करूंगा टाटा कंज्यूमर. मेजर ट्रेंड अप है और बड़ी तेजी के बाद वापस हल्का सा डिक्लाइन दिखा है मार्केट की डिक्लाइन की वजह से. ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है. तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह है. 962 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1020 तक के टारगेट के लिए. तो टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट रेजिलिएंट है, गिरते बाजार में भी 1.5% ऊपर है, तो कुछ अच्छा है इसमें. 1020 की तरफ चंदन कह रहे हैं ये आएगा स्टॉक का. अमित, चार्ट का चमत्कार? जी मैम, मैं आईटीसी के साथ जाना चाहूंगा. आईटीसी ने पिछले 3-4 महीने में काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है. वीकली चार्ट्स भी देखें, 420 से 440 के लेवल में अच्छा खासा एक ग्राउंडिंग एक्यूमुलेशन हुआ है. दिस चार्ट वाज अबाउट टू गो अप. थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है तो आज वापस थोड़ा नीचे आ गया, बट मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पैरामीटर्स इंटैक्ट है. एक डिफेंसिव प्ले है और काफी अच्छा स्ट्रक्चर है. 452 का प्राइस है. टारगेट्स लगभग 465 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 443 का. तो ये आपके लिए आईटीसी बाय साइड का ट्रेड. काउंटर 4 रुपए नीचे है आज, लेकिन मौका खरीदारी का. आपको याद होगा रुचित ने भी कहा था कि ये 464 की तरफ बढ़ेगा और वही चीज़ को रिइटरेट कर रहे हैं अमित कि तेजी में रहेगा. आईटीसी बाय कीजिए इसे. गौरांग, मिड कैप फंडा में आपने क्या पिक किया? अर्षदा, हमने कैपिटल गुड क्षेत्र की एक मझौली कंपनी है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, इसको चुना है. लक्ष्य के रूप में करीबन 1300 के आसपास उसके ऊपर के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और ये बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी गिराए. ओके, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 4% नीचे है, लेकिन गौरांग कह रहे हैं अच्छा मौका है गिरावट में स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेने का. चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए कर रही हूँ. एक बार फिर रीकैप. एस्कॉर्ट्स का पुट 3000 का पुट लेने की सलाह मानस ने कही है. बेसिकली है ये शॉर्ट का सौदा. 85-35 पर आपने लेना है. 120 के टारगेट्स और 39 का स्टॉप लॉस, यानी कि वीकनेस और बढ़ सकती है एस्कॉर्ट्स में. टाटा कंज्यूमर पर हालांकि बाय साइड का ट्रेड चंदन ने दिया है. 1020 टारगेट और 962 के स्टॉप लॉस के साथ ही आपने ट्रेड लेना है. फिर आया आईटीसी जो अमित का ट्रेड है और अमित ने टारगेट 465 का दिया है बाय साइड की तरफ. 443 का स्टॉप लॉस. और गौरांग अभी कह रहे हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में आप तेज़ी की पोजीशन लेकर चलेंगे. तो ये है आपके लिए 4 का चौका और वो सभी ट्रेड्स
जो हमारे जानकारों ने आपके सामने किए हैं पेश। अच्छा, कई स्टॉक्स की बात की हमने, बैंकों में हमने जिक्र किया HDFC का, ICICI का। एक बार SBI पर उचित मैं आपसे राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि SBI बस हाल ही में कल परसों अपने न्यू 52 वीक हाई पर पहुंचा। फिर आया वो मोतीलाल का रिपोर्ट जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर 800 के टारगेट आएंगे। बस 2-3 अच्छी खबरें और स्टॉक में से फिर से लोगों ने हवा निकाल दी। ये 639 के आसपास जो है, क्या और टूट सकता है पहले तो, और अगर किसी ने लेना है किन लेवल्स पर उतरे? तो अर्षद जी, अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट दिखूं तो जुलाई 2023 में स्टॉक ने 620 के अराउंड का टॉप बनाया था, जहां से 550 तक का करेक्शन आया था। वो 620 का ब्रेकआउट ये स्टॉक में इस महीने में हुआ है। तो आइडियली जब ऐसे बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं तो डिप्स पे वो लेवल्स सपोर्ट बन जाते हैं। सो आई थिंक अगर मार्केट्स यहाँ से और करेक्ट होता है तो 620 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अच्छे लेवल्स रहेंगे अगर फिर से फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन करना है तो पोजिशनल स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है स्टॉक का। बट यस, मार्केट के साथ साथ ये डिप में 620 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं आगे चल के। तो अगर किनको खरीदारी करनी है तो लेवल्स में ध्यान रखें। 620 के अराउंड आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग के लिए। ओके, इंट्राडे बेसिस पे SBI नाउ, और इंट्राडे बेसिस पे जो मैं आपको बार बार कहता था, आप देखिए बैंक निफ्टी कहाँ घूम के आया, ऑलमोस्ट 47,220 तक घूम के आया। क्लोज ये ख़राब होने जा रहा है और प्रेशर काफ़ी तरफ से है। कुछ और दिग्गज स्टॉक्स को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आप UPL लेके आइएगा। UPL आज सुबह सुबह भी हर्षद और मैंने डिस्कस किया था, इनफैक्ट आशीष ने भी डिस्कस किया था, खबर थी भी यहाँ पर, और इसने अपने 100 EMA को एक दिन के लिए सिक्योर किया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया था। और अब एक बार लेके आइएगा। मानस, आज सुबह मेरे ख्याल से आप भी उस डिस्कशन में थे जब हमने इसके रिवर्सल की बात की थी। अब डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ यहाँ पे वीकनेस पहले ही परसिस्ट कर रही थी, 100 EMA पे फेलियर हो गया। और एक और बात, अपनी उस फॉलिंग चैनल की वो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसकी सेंटिटी को इसने बरकरार रखा, वहीं से कोलैप्स हुआ है। यहाँ पे कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप? देखिए, अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट है 574 पे स्टॉक में। अगर 574 के नीचे फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें शायद 545 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने आज गलती से लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो ध्यान रखिए 574 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे कम से कम 25 से 30 रुपए का डाउनसाइड UPL में और देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, कॉशियस रहने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पे UPL डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास झूलता हुआ 578। और एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ भी हम बढ़ेंगे। जहां पेन है, REC PFC की हमने बात कर ली थी। एक बार आप IRCTC लेके आइए। IRCTC में भी मेजर डेंट है, मतलब परसों का स्विंग हाई इंट्राडे बेसिस पे 916 था क्लोजिंग के वक्त, और इट्स 831। अभी याद रखिएगा, हम शॉर्ट के बारे में बात तो कर ही रहे हैं कुछ स्टॉक्स पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स पे हम एक एग्जिट जोन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना तीव्र नहीं है हम कि तुरंत ही किसी बहुत अच्छे या फिर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग को स्ट्रक्चर को शॉर्ट करते हैं। बट चंदन, आप लोग की पोजीशंस IRCTC में थी क्या? आप चेस कर रहे थे? और अगर आप चेस कर रहे हैं तो उसे कैसे हेज कर रहे हैं, या फिर आपके एग्जिट जोन्स क्या होंगे? IRCTC में पोजीशन थी और ऑलरेडी यहाँ पे 900 के हर्डल की वजह से पोजीशन एग्जिट करने की सलाह दी है। यूजुअली ऐसा काउंटर है वीडू की, इसमें मोमेंटम आता है और वापस मोमेंटम फिजल आउट होता है, और ये इसका बिहेवियर है पिछले कुछ महीनों सालों से। तो एज ऑफ नाउ तो हम वेट एंड वॉच की सलाह देंगे। या तो यहाँ पे 820 का पुट ले, और यदि नई पोजीशन लेनी है तो नीचे में वेट करें 780 790 तक के डाउन साइड के लिए। IRCTC में मतलब आप लोगों ने 900 के नीचे एग्जिट कर दिया है क्या चंदन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस काउंटर का वीरू नेचर है कि जब भी इसमें स्विंग आता है वापस 1-2 दिन बाद अटक जाता है। तो इसका बिहेवियर को देखते हुए हम हमेशा यही सजेशन देते हैं कि मोमेंटम आए और वापस कहीं भी अटके उस मोमेंटम में आप निकलने की सलाह रखें। बाकी रेलवे स्टॉक्स पे आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कैश में कुछ था चंदन आप लोगों के पास, लाइक RVNL, लाइक IRFC, लाइक रेलटेल, आप लोग, क्योंकि आप लोग कैश में भी बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, वहां पे पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। IRCTC FNO का काउंटर था, इसके लिए मैंने वहां पे उस तरह से व्यू दिया है। बट बाकी जितने भी रेलवे काउंटर है वहां पे जिनकी पोजीशन रखने की सलाह रहेगी। हालांकि ऊपर के लेवल से डेंट हुआ है, मोस्ट ऑफ द काउंटर 5-7% गिरे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बिगड़ा है।
तो ओवरऑल जिनका व्यू इन्वेस्टमेंट का है मोर देन 2-4 वीक से लेके 5-6 महीने साल भर, उनके लिए यही सलाह है कि डिप में आए तो और एक्यूमुलेट करे, पोजीशन को बनाए रखे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा यदि थोड़ा सा लंबी अवधि के दायरे से हम देखें तो। ओके, तो ये भी क्लियरली पोजीशंस कटने लगी हैं और जो भी पोजीशंस मोतीलाल की थी उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर ली है। IRCTC में चंदन ने आपके लिए सलाह दी। कुछ और ट्रेड्स जो दरअसल इस समय कोलैप्स होने लगे, इनफैक्ट कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज बिकवाली बड़ी है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके SJVN जैसे काउंटर्स, मिड कैप बैंक्स में हमने देखा अच्छी खासी बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है आज। कुछ डिफेंस कंपनियों में हमने देखा अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है। स्पाइस जेट लेकर आएंगे तो वो भी 8-8.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। तो ये ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपके सामने लेकर आएंगे, सुमित संभाल लेगा। नाम ये आपने टीवी सीरियल वाला सुना ही होगा, लेकिन आज हम सुमित की बात नहीं, सुमित से बात करने वाले हैं, और वो भी वरुण के बारे में, क्योंकि आज एक वरुण है जो सब पर भारी पड़ रहा है। वरुण बेवरेजेस, जिसने एक दक्षिण अफ्रीका की कंपनी द बेवरेज को खरीदने का ऐलान किया। 1320 करोड़ का ये सौदा है। उसके बाद स्टॉक आज खुलते ही 16% ऊपर था। अब क्या फ़ायदे होंगे इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के, कितना ये इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, इस सब का ब्यौरा सुमित देंगे। बताइए सुमित। तो वरुण बेवरेजेस एक क्लासिक केस जिसने वेल्थ क्रिएशन का 18 गुना करीबी IPO से लेकर अब तक चल चुका है। 2016 में IPO आया था और वहाँ से लेकर अब तक क्या शानदार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। और आज एक वरुण बेवरेजेस पूरे लिकर स्पेस के ऊपर भारी है। बाकी लोगों जो आप देख रहे हैं उसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज है, रेडिको खैतान है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सोम डिस्टिलरीज हैं, सूला वाइन यार्ड है। इस पूरे लिकर स्पेस पर अकेला वरुण बेवरेजेस भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट कैप्स कंपनी करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी दक्षिण अफ्रीकाई कंपनी द बेवरेज कंपनी को खरीदा है और इस खरीदारी के बाद जो इनकी अफ्रीकन मार्केट्स है जहां 10% के आसपास रेवेन्यूज आते हैं उसमें और पैट बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। 1320 करोड़ रुपए में आसपास में डील हुई है पूरी, और इनकी अफ्रीकन मार्केट्स के ऊपर जो इनका सो फार होल्ड है वो होल्ड और स्ट्रांग होगा। वहाँ की पेप्सी की जो बॉटलिंग है वो ये कंपनी करते हुए दिखाई पड़ेगी। ये रिटर्न है 15% रिटर्न एक महीने में चला, 6 महीने में 55%, 82% एक साल में, और 5 साल में करीब 1100%। आप भूलें नहीं कि 5 साल से पहले इसकी 2016 में लिस्टिंग हुई है, तो कुछ और समय अगर इसमें जोड़ देंगे तो 1800% के आसपास आपको आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। आज मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ वरुण बेवरेजेस की है, और पूरे लिस्टेड लिकर कंपनियों की अगर मार्केट कैप देखेंगे तो रफली 1,62,000 करोड़ रुपए ये पूरे लिकर सेक्टर की मार्केट कैप है। कैसे? 1,70,000 करोड़ को आप एक तरफ रखिए वरुण बेवरेजेस में, और सामने आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 47,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप आपको दिखाई पड़ेगा यूनाइटेड ब्रिवरीज की। तो यानी दो सबसे बड़ी कंपनी, एक लिकर स्पेस में और एक बियर स्पेस में, इन दोनों की मार्केट कैप मिला के 1,20,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद अगर आप बाकी सेग्रीगेट करेंगे, चाहे रेडिको खैतान से सूला वाइन यार्ड 4,000 करोड़ रुपए के आसपास, रेडिको खैतान करीब 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। तो इस तरह से अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो पूरे ग्रुप की मार्केट कैप है, पूरे लिकर सेक्टर की मार्केट कैप करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पेप्सिको के साथ 30 साल से वरुण बेवरेजेस का एक करार है। 90% भारत का जो कारोबार है पेप्सिको का वो अकेला वरुण बेवरेजेस लेके आता है। तो एक अच्छी तेजी स्टॉक में, और उस तेजी के बाद आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। और हाइस पर तो डेफिनेटली है। इनफैक्ट CLSA ने कहा है 1419 तक के लेवल्स देखेगा ये काउंटर। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद स्टॉक आपके सामने 1280 के लेवल्स, वैसे 1380 था, बाजार ठीक होता तो शायद हम 1400 की तरफ अटेम्प्ट करते, लेकिन आज बाजार की हालत खराब है, उसके बावजूद 9% ऊपर। वरुण बेवरेजेस पर गौरांग आपकी राय क्या है? फिलहाल तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा हर्षदा, लेकिन हाँ, कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और जो भी कारोबार लोग को लेकर के घोषणाएं सुनी है वो भी काफी सकारात्मक। लेकिन 9% के गेन्स, इंटरेस्टिंग मॉडल है तो इसका, और ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन मार्केट में हर महीने अच्छी खासी बेवरेज की कंजम्पशन होती है। वो नंबर्स में कहीं पे पढ़ रही थी, बड़े आंकड़े हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट क्लियरली कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद। आई थिंक वो नंबर जो है ऑन एन एवरेज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का 240 बॉटल्स पर ईयर
पर कैपिटा कंजम्पशन है। मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा होना चाहिए, इंडिया में उससे ज़्यादा होगा। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बिग मार्केट वॉइस में सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा, जो फाउंडर है कंपनी के। संजय जी, स्वागत है। कुछ अंदाज़ा, कुछ आप भाप पाए हैं इस अक्यूट सेल ऑफ के पीछे? 1300 पॉइंट मिड कैप गया। तो आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरह की तेजी बाजार में आई थी और जिस तरह का गेन लोगों ने कमाया है, कुछ तो टेम्पटेशन जरूर होगा प्रॉफिट बुक करने का। तो मेरे ख्याल से ये मुख्य कारण है इसका। मुझे कोई स्ट्रक्चरल कारण नहीं दिख रहा है इस करेक्शन का। मेरे ख्याल से ये प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। हफ्ते की क्या छुट्टी वुट्टी प्लान कर रहे हैं लोग एडवांस में कि पहले से ही मुनाफा बुक कर लें? क्योंकि वैसा ही लग रहा है कि ईयर एंड से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। संजय जी? आई थिंक टाइमिंग शायद उतना महत्वपूर्ण ना रहा हो, लेकिन जिस तरह के परसेंटेज गेन लोगों ने कमाए, खास करके चूंकि इलेक्शन का रिजल्ट और उसके बाद जो मार्केट का मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड रहा, आई थिंक उसमें जो लोगों को प्रॉफिट मिला है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। और आप जानते हैं कि बाजार में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो ट्रेडर होता है जो कि डेली प्रॉफिट कमाता है, एक स्पेकुलेटर है जो कि कुछ दिनों की ही प्रॉफिट से खुश रहता है, और तीसरा कैटेगरी है इन्वेस्टर का। तो मेरे ख्याल से जो बीच वाला जो कैटेगरी है स्पेकुलेटर का, उसने पिछले 2 हफ्ते में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स पाया है। वो सेगमेंट जरूर मार्केट से निकल रहा होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि एफआईआई के नंबर्स पिछले कई दिनों से पॉजिटिव थे और कल नेगेटिव हुए, तो लोगों को लग रहा है कि एफआईआई की सेलिंग अब शुरू हो जाएगी। बाइंग की जो फेज है वो खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइसेस भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पर आ गए थे। अगर आप सेल साइड की टारगेट्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स सेल साइड टारगेट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। संजय जी, प्रॉम्प्ट हर्षदा एक चीज़ और करती हैं, छुट्टियों की बात सबसे पहले यही छेड़ती हैं। और देखिए आपने, इन्होंने फिर एक बार छुट्टी की बात छेड़ दी। और लास्ट छुट्टी हमने ली थी दिसंबर 2023 में, अब 2024 आने वाला है, अब लेंगे छुट्टी वहाँ पे। मैंने तो वीरू नवंबर 2023 में ली थी, बताओ। अब 2024 में लेंगे छुट्टी। और आपका भी प्लान ईयर एंडर या फिर ईयर की बिगिनिंग में, राजेश जी? सर, संजय सर? मेरे 2024 में आप छुट्टी तो नहीं ले पाइएगा वीरू, क्योंकि आपको आपके टोज पर रखेगा। हाँ, और पूरा साल 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक प्री इलेक्शन, एक पोस्ट इलेक्शन। तो एक इवेंट जो कि नॉर्मली साल के पहले क्वार्टर में मार्केट को काफी उत्साहित करता था या एंगेज रखता था, वो बजट हुआ करता था, जो कि इस साल नॉन इवेंट है क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट होगा। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ रही है, फिर हमको लगता है कि जैसे जैसे हम जनरल इलेक्शन के नजदीक आएंगे, जिस तरह की स्टेट इलेक्शंस के समय लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी, जनरल इलेक्शन में भी इस तरह की अटकलें आएंगी। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि जिनको देखा जा रहा है कि करंट सरकार की पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, उन पर दबाव बढ़ेगा। और फिर इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट एनडीए के फेवर में गई तो फिर वही सेक्टर्स में आपको दोबारा तेजी दिखेगी। तो मेरे ख्याल से पूरा साल वॉलेटाइल लेकिन इवेंटफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही सर। अच्छा संजय जी, एक बात मैं इसमें कोई राय नहीं है कि ये जो 2 दिसंबर से लेकर अब तक का मूव था ये वर्टिकल था, और एक बार हमें स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट ने और दूसरी बात यूएस फेड के निर्णय ने या फिर उनकी कमेंट्री ने ये जो जान फूकी, इसमें आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ देख कर आ गए। आपके निगाहों में या फिर आपके व्यूज़ में वो चीज़ जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गई थी, जिसके चलते आप वो नहीं ले पा रहे थे, और मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर अच्छा खासा इंडेक्स खिसके, जो सबसे पहले निर्णय नायक होगा वो क्या है वो, और जहाँ पे आपको अर्निंग विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है?
दो सेक्टर मुख्यतः मेरे ख्याल से देखने चाहिए। एक तो है कि बैंकिंग में गिरावट, इस प्रॉफिट टेकिंग के फेज में हमें लगता है कि बैंकिंग में ज्यादा गिरावट आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ष 2024 में भी वो सेक्टर रेलेवेंट और प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, तो वो सेक्टर मेरे ख्याल से लेने लायक रहेगा। इसी के साथ अगर आपने देखा हो तो पीएसयू बैंक्स की रैली ज्यादा तेज रही और पीएसयू बैंक्स में करेक्शन भी शायद हो सकता है ज्यादा हो, तो वो विद इन बैंकिंग मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव सेक्टर रहेगा। दूसरा सेक्टर जिसने कि शायद बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट इस रैली में नहीं किया एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली द टू व्हीलर सेगमेंट, वो रहा ऑटो का। मेरे ख्याल से सेकंड इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ऑटो। और मुझे इसमें अगर गिरावट मिलता है तो मैं उसको जरूर लेना चाहूंगा। और कुछ एंसिलरी जो कि ग्लोबली फोकस थी और खास करके जिनका यूरोप में जिनका ज्यादा बिजनेस आता था, उनकी फंडामेंटल्स पिछले साल बिगड़ गई थी क्योंकि यूरोप में रिसेशन की स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल रिकवरी शुरू होगी वो सेक्टर भी इम्प्रूव करेगा और जो भी ग्लोबल फोकस खास करके यूरोपियन फोकस्ड एंसिलरीज हैं वो भी एक अट्रैक्टिव सेगमेंट होगा। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है रिलेवेंट है। तीसरा जो कि बहुत बाद में पार्टिसिपेट किया आईटी का, तो अगर यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है तो मेरे ख्याल से आईटी का आउटलुक भी बहुत जल्दी ही बदलेगा। तो ये तीसरा सेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से इस गिरावट में लिया जाना चाहिए। तो ये डिप्स पर खरीदने वाले सेक्टर। अच्छा, डिप की बात की जाए तो एक बार संजय जी आपकी इजाज़त से निफ्टी पर मैं एक बार नज़र डालना चाहती हूँ। 21,162 यानी कि 21,200 का लेवल भी टूट चुका है। देखते ही देखते अब 300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और निफ्टी बैंक में भी अब 350 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है। मानस, कुछ ब्रेक वेक है इस गिरावट में या नहीं? देखिए, आप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो गैप रह गए थे, मेरे ख्याल से वो 13 तारीख को जो गैप रह गया, 14 तारीख की ओपनिंग में जो गैप रह गया, शायद निफ्टी उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो जो मैंने टारगेट पहले दिए वो शायद बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। 20,950 से लेकर 21,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अब वीकनेस देखने को मिल रही थी। अभी तक बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं लग रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी वीक दिखने लगा है और यहाँ पर भी आपको 600-700 पॉइंट का करेक्शन करने लेवल से देखने को मिल सकता है। तो 700 पॉइंट के करेक्शन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये समझना होगा कि क्यों इतना सेल ऑफ देखने को मिला है। बहरहाल डिप्स का फायदा उठाइए, ये संजय सिन्हा साहब कह रहे हैं। तो संजय जी, आपने कहा टेक्नोलॉजी, ऑटो, बैंकों में तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। इस पार्टी को कुछ बिगाड़ने का काम करेगा तो किसी के कुछ है क्या वो? तो देखिए, सिक्लिकल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है वर्ष 2023 में और अभी भी अगर आप उनकी ओर देखें तो उनमें उनकी तेजी बरकरार है और मेरे ख्याल से बहुत पैसा इन सेक्टर्स में गया भी है। अगर इसमें अगर बहुत जोर की मंदी आती है तो मेरे ख्याल से इसके कारण मार्केट का मूड बदलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीओज ने जिस तरह से लोगों को उत्साहित किया और जिस तरह के गेन्स लोगों के हाथ में आईपीओज में आए हैं, अगर आईपीओज की लिस्टिंग वीक होने लगे और जो एग्जिस्टिंग आईपीओज हैं वो अपने बहुत ऊंची लिस्टिंग के बाद बहुत जोर से करेक्ट करने लगे, तो ये मेरे ख्याल से एक मार्केट का मूड जो है वो खराब कर सकता है। चलिए, तो एक और धड़ा जिसको लेके थोड़ी बात करते हैं। और मेरे ख्याल से अब जनवरी सेकेंड वीक से जब अर्निंग्स की शुरुआत होगी तो आईटी को लेकर जितना डिलेमा था वो एक बार फिर से दूर होने लगेगा। आपने दो चीज़ें देखी यहाँ पे संजय जी। आपने एसेंचर के नंबर्स को देखा और एसेंचर के नंबर को देखा, उसके बाद उससे पहले मेरे ख्याल से एक नंबर और थे, परसों किसके नंबर पे हम बात कर रहे थे, जहाँ पर उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग रेवेन्यूज़ में काफ़ी कमी आई थी और उसको लेकर आउटलुक भी उन्होंने नेगेटिव शेयर किया था। क्या रहा था, मैं भूल रहा हूँ, हर्षदा प्लीज़ याद दिलाइएगा। ओरेकल, आपकी जगह ओरेकल, हाँ ओरेकल के नतीजे। आपको क्या सेंस मिल रहा है और आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आईटी पे इस वक्त? और एक अच्छा पिछले 2-2.5 का पॉइंट का स्विंग आ चुका है निफ्टी आईटी में। आप आईटी को अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने से पहले कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, आईटी अगर पिछले एक सप्ताह की रैली को अगर आप छोड़ दें
तो आईटी में लोगों का अप्रोच बहुत ही निराशाजनक हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म रहा हो तो ही आईटी से आपको दूर होना चाहिए था। आईटी मेरे ख्याल से एक ऐसा सेक्टर है जो कि बार बार एडवर्स सिचुएशन में भी उसने अपॉर्चुनिटी खोजा है, और हमने देखा है कि कंपनीज की रेवेन्यू या तो स्टेबल रही है या बढ़ी है। आज जो सबसे बड़ा ओवरहैंग देखा जा रहा है आईटी में, वो देखा जा रहा है कि यूएस में रिसेशन होने की संभावना है, और उसके कारण आईटी के ऑर्डर्स जो हैं और वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर फेड की कमेंट्री पर अगर आप जाएं तो यूएस में हार्ड लैंडिंग के बदले सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना ज्यादा है। वहां पर रेट रिवर्सल अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में होने की संभावना है, तो हम ये कैसे मान लें कि आईटी का आउटलुक नेगेटिव होगा? तो कुछ तो शायद हमें आईटी कंपनीज के रिजल्ट की कमेंट्री के साथ इसके बारे में एक इंसाइट मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह की ऑर्डर विंस वो अपने रिजल्ट्स के साथ अनाउंस करेंगे, या कुछ तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी साइज की ऑर्डर्स जो हैं वो अब भारतीय आईटी कंपनीज की तरफ आ रही हैं, जो पहले नहीं आया करती थी। तो मेरे ख्याल से आउटलुक तो आपको पॉजिटिव ही बनाना चाहिए। और अगर ये जो करेक्शन हो रहा है, आज भी हुआ है करेक्शन, अगर दोबारा आईटी की कंपनी के स्टॉक्स वही लेवल पे चले जाते हैं जहां वो से एक महीना पहले थे टू देयर रिजल्ट्स, आपको दोबारा अपनी संजय जी आपसे इजाज़त लेंगे। आई थिंक आपका लिंक थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करने लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो टेक्नोलॉजी में मौके हैं तेज़ी की पोजीशंस लेने के। इस बीच 21,147 के लेवल्स आ चुके हैं, 300 पॉइंट की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स 1400 पॉइंट नीचे। प्रेशर तो है और 47,400 अब आ चुका है निफ्टी बैंक पर। वीरू, मैं मानस से वही सवाल पूछ रही थी कि ये गिरावट में ब्रेक है या नहीं, कुछ है स्पीड ब्रेकर आगे? हर्षदा देखिए, 2 बजे हमने क्या कहा था, अभी शॉर्ट करने की बात बाद में करेंगे, पहले था रिस्क रिड्यूस करना। 290 के नीचे, 21,290 के नीचे कोई लॉन्ग नहीं, वेदर इट्स इंडेक्स, निफ्टी बैंक, स्टॉक फ्यूचर, कोई लॉन्ग नहीं। और उस वक्त हमने क्या बात की थी कि बैंक निफ्टी को एग्जिट कर दीजिए, हालांकि लॉजिकल एग्जिट बनेगा 470 के नीचे, और 470 भी टूटा, इट्स नाउ 418। हर्षदा, मैं आज के सेशन में वही दो बजे वाला व्यू रखूंगा। अभी कोई लॉन्ग नहीं। आई थिंक मैं शॉर्ट की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्निकली जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए आज मैंने एग्जिट ढूंढा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं शॉर्ट भी करता हूँ। और क्योंकि अभी 20 डे नहीं आया है, या फिर एटलीस्ट मेरे को एक सेंस आगे के ऑप्शन स्टेट्स का नहीं मिल रहा, तो मैं शॉर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन फर्स्ट मेरी जिम्मेदारी थी ऑल एग्जिट कराना। वो एग्जिट हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे लेवल पे किया। फर्स्ट पुट राइटर के क्लस्टर पे किया 21,290, और बैंक निफ्टी में लॉजिकली 47,650 पे, बट फाइनली एट 470, बट नो लॉन्ग्स बिलो दीज लेवल्स। हर्षदा, तो लॉन्ग की पोजीशन तो लेनी नहीं है। और अब शॉर्ट कब करना है, ये सवाल सामने रखते हैं। अमित, शॉर्ट किन लेवल्स पर करेंगे? जी हर्षदा, अगर हम निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर देखें, जस्ट 1 सेकेंड, तो डेफिनेटली आज हमने इसमें एक सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग देखा है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, अभी भी 10 डेमा के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 10 डेमा जो कि लगभग आता है जस्ट थोड़ा सा ही नीचे 47,285 के बाद, तो मेरे ख्याल से बिकवाली बढ़ेगी, एंड देन वी मे बी हेडेड फॉर 20 डेमा। तो मैं 10 डेमा का ब्रेक होने का वेट करूंगा उसके बाद, क्योंकि आज का जो सेल ऑफ आना था आ गया। फर्दर बिकवाली बढ़ेगी जब 10 डेमा यहाँ पे ब्रेक होगा। वो 10 डेमा का लेवल क्या है बताएंगे एक बार फिर? जी, दैट इज स्पॉट में 47,290। 290, ओके। तो ये निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल इम्पोर्टेंट है। आज तो सिचुएशन गंभीर ही लग रही है। बता 100 पॉइंट दूर है वैसे उस लेवल से, ज़्यादा नहीं। अब मुझे लग रहा है मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आज वो दिन है वीरू, नेगेटिव में जो मांगोगे वो स्क्रीन दिखा देगी। वैसी सिचुएशन हो रही है। हर्षदा, दोनों ही इंडेक्स अगर आप देखें, आप निफ्टी का 10 डेमा कितना है प्लीज़ लेके आइएगा। निफ्टी का 10 डेमा प्लेस्ड है करीब 21,095। तो 21,095 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी 13 दिसंबर की कैंडल का स्विंग लो भी ऑलमोस्ट वही ट्रैजेक्टरी थी। तो इसीलिए अभी हम शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी जब 150-250 पॉइंट ऊपर कट ही गया था, तो उसके बाद शॉर्ट कौन करता है? रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में देना पड़ता है। और बैंक निफ्टी के लिए जरा प्लीज़ आज वो सुबह की निफ्टी की प्लेट लेके आएंगे
निफ्टी बैंक की प्लेट हमने उस सुबह मेंशन किया था स्ट्रैटेजी में। द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 470 247, सुबह 10 डे में 247 पे प्लेस था और इस वक्त बैंक निफ्टी का जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी का 10 डे में, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी का 10 डे में प्लेस्ड है 47,276 के आसपास। तो यहाँ से लगभग 150 पौने 200 पॉइंट और नीचे। खैर अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड तो किसी का खैर होगा नहीं शायद। प्रकाश सर आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? शॉर्ट, वो होगा इन्फोसिस, क्योंकि आईटी क्षेत्र थोड़ा स्ट्रेच है, इन्फोसिस भी स्ट्रेच है। बैक टू 1510 15.5 पॉसिबल है और स्टॉप होना चाहिए 15.55 का इन्फोसिस शॉर्ट। इन्फोसिस शॉर्ट। और अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो आई थिंक इफ यू कंपेयर फ्रॉम डे हाई ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब 1100 पॉइंट नीचे है। निफ्टी आईटी का ये जो 1100 पॉइंट नीचे आने का जो तरीका है वो थोड़ा ख़राब लगा आज। और कैंडल रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, बट एटलीस्ट इस ये काफ़ी बेहद ख़राब कैंडल है। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा मॉर्निंग के लिए? तो देखिए बिकवाली करने का ट्रेड होगा और इंडिगो के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। पैटर्न नेगेटिव है, कुछ बर्ड सपोर्ट ब्रीच हुए हैं, तो करंट लेवल्स पे आप इंडिगो के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, स्टॉप लॉसेस 2910 के ऊपर रहेंगे। 2910 के स्टॉप लॉस से आप को बिकवाली करनी है इंडिगो के फ्यूचर में, और नीचे की तरफ 2750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो इन्फी शॉर्ट, इंटरग्लोब शॉर्ट। रुचित आपका ट्रेड? रुचित आप म्यूट पर हैं। जी सॉरी, शॉर्ट साइड का ट्रेड है जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एसटीबीटी करके जाने की सलाह रहेगी। सो आइडियली शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे एक अच्छे मूविंग एवरेजेस सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन दिए, सो एक पुल बैक मूव आ सकता है ये स्टॉक में भी जो आज हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे 519 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करके जाए 500 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। चंदन आप क्या तेजी या मंदी किस तरफ? देखिए मार्केट में सेल ऑफ है तो उसी तरफ में रहेंगे एक बार के लिए, जब तक का ये नीचे में नहीं रुकता है। तो एबी कैपिटल पे हम बिकवाली की सलाह रखेंगे, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक है और ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम में वीक काउंटर और वीक रहेगा। तो एबी कैपिटल में बिकवाली की सलाह 150 950 या 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 148 के टारगेट के लिए। तो एबी कैपिटल और मेरे ख्याल में ये 154 के टारगेट के लिए मानस ने भी ट्रेड दिया था मंदी की तरफ। 2 रुपये और टूटेगा तो वो उनका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। अब चंदन कह रहे हैं वो ट्रेड मंदी वाला एक्सटेंड कीजिए। अमित आप क्या ट्रेड लेंगे? जी मैं अशोक लेलैंड को शॉर्ट करूंगा। फ्यूचर्स में लगभग 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में भी जब पूरा ऑटो सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो इसने कुछ भी नहीं किया और काफी वीक स्ट्रक्चर है। आज का जो सेल ऑफ है उसमें वॉल्यूम भी काफी हाई है, तो 173 का स्टॉप लॉस और 165 तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में फ्यूचर्स में। सभी एक सिरे से शॉर्ट और शॉर्ट के ट्रेड आ रहे हैं। गौरव कुछ ट्रेड कल के लिए इस समय लेने का मन बन रहा है या फिर कल सुबह ही देखें? ट्रेड के हिसाब से तो अर्शदा मैं सक्षम नहीं हूँ ज्यादा टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हाँ ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, क्योंकि 21,500 21,600 पे काफी मजबूत लग रहा था बाजार, अब ये करेक्शन आया तो कमजोरी बढ़ी है। लेकिन रक्षा क्षेत्र से अगर एक कंपनी मुझे चुननी हो, क्योंकि ये क्षेत्र जो है डिफेंस सेक्टर वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमने देखा था, रुझान काफी अच्छा था। तो रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर से एक कंपनी जो हमें काफी लंबे समय से पसंद आती है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो छोटी अवधि में जोखिम ना लेकर के अगर आप रणनीति थोड़ी बहुत लंबी बनाते हैं और एक पोर्टफोलियो खड़ा करने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन समय है। ओके, कोचिन शिपयार्ड में आप एक कौन सा कॉल लेने की बात कर रहे हैं? और यहाँ पे थोड़ा देखिए वो कोई पुल बैक के पर्सपेक्टिव से कोई बीटीएस ट्रेड नहीं है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। खैर हम डे लो की तरफ क्लोज होते हुए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार ब्रेथ लेके आइएगा। और रणनीति आज कुछ बताने को है नहीं, 10 डे माह के नज़दीक आप आ चुके हैं। हमने 290 पे सब कुछ क्लोज किया, निफ्टी बैंक में सब कुछ क्लोज किया। कल नए सिरे से बात करेंगे कि क्या करना है 10 डे माह के आसपास, और 10 डे माह पे कुछ पुट्स कंसंट्रेशन है कि नहीं है तब बात करेंगे। अदरवाइज ऑल जो पोजीशंस थे इंडिसेस पे स्क्वायर ऑफ, पोजिशनल ट्रेड स्क्वायर ऑफ।
एट 298 एंड 47,650 के आसपास। शानदार शानदार। लॉन्ग 5, शॉर्ट कवरिंग 0, शॉर्ट 90, लॉन्ग अनवाइंडिंग 91। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप देखें ये बेरिश जो टोन है ना, वो बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट होती हुई। स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, ओएनजीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये जो 5 लॉन्ग वहाँ थे, बस वही है, ये 5 लॉन्ग है। इसके सिवा कुछ नहीं है हरे निशान में। अगली स्लाइड आएगी, दैट्स शॉर्टिंग, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हाँ शॉर्ट कवरिंग 0, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी देखा था हमने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 12% नीचे, हालांकि इशू यहाँ पर एग्जैक्टली आरबीआई का वो डिसीजन था। इंडिया सीमेंट्स करीब 7% नीचे, 8% नीचे। बीएचएल एक कंप्लीट रिवर्सल 7% नीचे। आईएक्स कंप्लीट रिवर्सल। अंबुजा सीमेंट्स में आज काफ़ी अनवाइंडिंग रही और लॉन्ग अनवाइंडिंग पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडस टावर, जी एंटरटेनमेंट और आईआरसीटीसी में एक कैंडल रिवर्सल, नॉट एग्जैक्टली कैंडल रिवर्सल लेकिन हाँ रिवर्सल बना और कंप्लीट एग्जिट हुआ यहाँ पर, जैसे कि हमने चंदन से आउटलुक भी लिया था। और नाल्को में भी करीब 7.5% का नुकसान, एक काफ़ी सीवियर पड़ा। आज के लूजर्स को अगर आप और देखें, आई मीन जिनमें काफ़ी पेन था, जी एंटरटेनमेंट की जो आई थिंक स्थिति थी वो पहले से ही ख़राब थी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टिल यहाँ पर लॉन्ग है तो एटलीस्ट अपना एक रिस्क जोन डिटरमाइन कर लीजिए। चंदन, आई थिंक इसके साथ बहुत कुछ इश्यूज थे, बट फाइनली आपको लगता है कि 245 या फिर 239 की ट्रैजेक्टरी के नीचे एटलीस्ट वो लोग जो 170, 180, 190, 205, 210, 215 के जोन में राइड कर रहे थे, उनको एटलीस्ट अपना एक एसएल या फिर एक एग्जिट जोन तय करना चाहिए। वीरू, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? जी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल वीरू, देखें इस काउंटर ने रिकवरी देखी और रिकवरी के बाद वापस जोर से ड्रैग हो चुका है और यूजुअली ये काउंटर फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा देता है। आप देखोगे इससे पहले भी इसको अगस्त के आसपास देखें तो 290 के आसपास गया, वहां से कोलैप्स हुआ। सितंबर में भी यही हुआ और अभी रिसेंटली इसने लगभग 300 के लेवल को टेस्ट किया और वापस ड्रैग डाउन देखने को गया। तो यहाँ पे फेलियर ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते हैं और ये फेलियर ब्रेकआउट है वापस नीचे के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। मेजर वीकली चार्ट में जो सपोर्ट देखे वो लगभग 240 के आसपास है। सो 240, 238 इमीडिएट सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, तो वहां तक स्लिप हो सकता है, बट वो तोड़े तो मेरे हिसाब से 8-10% और डाउन साइड 210 तक के लेवल बनने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 237, 240 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं, वो मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। और कॉल अनवाइंडिंग, कॉल राइटिंग के साथ में पुट अनवाइंडिंग का प्रेशर भी स्टॉक को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फेलियर ब्रेकआउट यानी ब्रेकआउट होके फेल हुआ है। वाकई जी एंटरटेनमेंट और एक दो स्टॉक्स और जो कि मेरे को थोड़ा सा इस वक्त गंभीर अवस्था में नज़र आ रहे हैं। एक बार आप फार्मा स्पेस से ग्रैन्युल्स लेके आइएगा। यहाँ पर भी जितनी एग्रेसिव, मैं उन पैटर्न्स को ले रहा हूँ जो कि कंप्लीटली एक रिवर्सल है, कंप्लीटली रिवर्सल। पिछले 2-3 दिन में हमने कुछ ट्रेड्स ऐसे पिक किए थे जो लोअर एज से बाहर निकल रहे थे। फॉर इंस्टेंस आज का जो हमने पहला ट्रेड पिक किया था दैट वाज वोल्टास। आप वोल्टास को देखिए, अभी भी ये 3% ऊपर है, ये लोअर बेस से बाहर निकल रहा था। लेकिन जो स्टॉक्स हायर लेवल से आज रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं उसमें ग्रैन्युल्स है, कंप्लीट बार रिवर्सल, कंप्लीट कैंडल रिवर्सल। अमित, आपका व्यू क्या होगा ग्रैन्युल्स पे? जी वीरेन जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि वीकली अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट अब एक सपोर्ट जोन पे आ रहा है, लगभग 365 से 370 के एरिया में, 360 से 370 के एरिया में एक वैल्यू जोन यहाँ पे वापस इमर्ज होता है। यहीं से ब्रेकआउट हुआ था चार्ट पे। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में ऑब्जर्व करूंगा, अगर यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी आती है, फिलहाल तो नहीं है, कोई प्राइस एक्शन में 1 से 2 दिन के कोई पैटर्न्स बनते हैं तो एक बार फिर लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। एक बार इसको अवॉइड करेंगे, जो एक बार सेल ऑफ आना था मेरे ख्याल से आ गया है, तो वी विल ऑब्जर्व इट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज, क्योंकि स्टॉक एक अपने सपोर्ट पे आ गया है। ओके, इंडेक्स डाटा साहब स्क्रीन पे दोनों ही इंडेक्स से क्रॉस चार्ट लेके आइएगा। और आप मिड कैप के इंडेक्स का 1581 पे, आई मीन आप बिलीव कीजिए इस इंडेक्स ने आज अपने 10 डेमा का तोड़ा 2 बजे, जब नीरज जी और मैं बात कर रहे थे, और उसके बाद ये प्राइस आपकी स्क्रीन पर डाटा साहब मिड कैप इंडेक्स लिखे आइएगा, ये एग्जैक्टली इसका 20 डेमा है। क्यों गंभीर स्थिति थी वहाँ पर 2 बजे, ये थी 10 डेमा भी टूटा, 20 डेमा भी टूटा, और निफ्टी नाउ इज क्लोजिंग एट डे लो एट 2111 एंड ऑलमोस्ट ये निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी स्क्रीन पे है। और बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हो रहा है, जैसे कि मैंने 2 बजे भी कहा था कि इट्स एन एग्जिट ऑन बैंक निफ्टी एज वेल, 47,296 एंड बैंक निफ्टी 2
बैंक निफ्टी भी अपने 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज पे रिट्रेस होके आ गए हैं। हमने बहुत खूबसूरत जगह आज एग्जिट किया। कल नए सिरे से बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बैंक निफ्टी एट 10 डे में, निफ्टी एट 10 डे में और मिड कैप एट 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। हर्षदा, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। मुझे इसी का डर था वीरू, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही थी कि शॉर्ट किन लेवल्स पर किया जाए, और आज अनफॉर्चुनेटली इतना मनहूस दिन है कि गंदी बात कही वो हो गई स्क्रीन पे। उसी का मुझे रिग्रेट है और कुछ नहीं। हर्षदा शॉर्ट करेंगे पर मेरे ख्याल से सोच समझ के करना चाहिए। हाँ नहीं ऑफ कोर्स, अभी तो ओवरसोल्ड हो गया मार्केट वीरू। हाँ। मैं ये नहीं कह रही थी कि अब लेके जाना है, मेरे को बस वो लेवल चाहिए था जहां पर लोग अब थोड़े से और चौकन्ने हो जाएंगे कि अब यहां से वीकनेस बढ़ी तो क्या सिचुएशन हाथ से और निकलती हुई दिखाई देगी, और वही हुआ है। अब 600 पॉइंट के नुकसान पर हम निफ्टी बैंक को इस समय छोड़ रहे हैं 21,262 के स्तरों पर, 47,262 आई बेग योर पार्डन, और 21,102 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी। 350 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाएंगे हम। डे हाई से कितना नीचे आया वो डेटा पॉइंट में हमारी टिकर टीम चलाएगी, लेकिन वॉल पर चलते हैं और देख लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन कितनी गंभीर लग रही है। तो निफ्टी बैंक कमजोर 600 पॉइंट, आज का दिन बिगड़ा है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आप देखिएगा लगभग 1600 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ, वहां पर क्रैक्स अच्छे खासे देखने को मिले। स्मॉल कैप्स की भी हालत खराब हुई है, आई एम श्योर। तो ये सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड है, बहुत कम पॉकेट्स होंगे जहां पर वीकनेस नहीं देखने को मिली। ये निफ्टी बैंक का हाल आप निफ्टी आईटी देखिए, 700 अंकों की गिरावट। आपके स्मॉल कैप इंडेक्स में आज देखते ही देखते 600 पॉइंट की गिरावट आई है, और ढूंढेंगे हम शाम को जब हमारी रिसर्च करने के लिए बैठेंगे कल की तैयारी की एग्जैक्ट ट्रिगर क्या पॉइंट था, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कुछ कमजोर दिख रहे हैं, उसके आगे मुझे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मार्काट आज देखने को मिली है, उसमें गौर करिएगा। पहले तो अदानी ग्रुप, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, ये दोनों स्टॉक्स टॉप लूजर्स में शामिल थे। यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, 6% का नुकसान देखा गया इन काउंटर्स में, तो वहां पर हमने देखा है क्रैक्स। यूपीएल परसों बोर्ड बैठक है फंडरेज को लेकर, आज ही स्टॉक को धो दिया है लोगों ने, करीब 5% के नुकसान पर ये जाकर टिका है। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स और ये हाल में चलने वाले स्टॉक्स थे, वहां पर पहले प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई। टाटा स्टील भी करीब 4-4.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ। ऑटो साइड पर आयशर, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली देखने को मिली है। बैंकों पर आते हैं क्योंकि बैंकों में ज्यादा बड़ा झटका लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दबाव, आईसीआईसीआई बैंक में दबाव, कोटक में दबाव, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है वो क्रैक्स गहराते हुए। एक बार जाते जाते एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर ये थोड़ा रेजिलिएंट था, ज्यादातर समय आधे % ऊपर था, लेकिन ये भी दबाव में आया, आधा % नीचे जाकर क्लोज हो रहा है। तो वहां से एडिशनल वो प्रेशर देखने को मिला है जो निफ्टी बैंक इनफैक्ट वो क्रूशियल लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्केट बंद हो चुका है 21,106 के आसपास, वो प्रोविजनल क्लोज आता हुआ। 3 ही स्टॉक्स हैं तेजी में, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, और बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन नेगेटिव टेरिटरी में। एसबीआई, टाटा मोटर्स, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी तरफ से साथ था, वहां पर भी 1% तक का प्रेशर आता हुआ। एचयूएल गया, एचडीएफसी बैंक, इन सब में दबाव बनता दिखाई दिया है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वापस वो मोड की चेंज कीजिएगा प्लीज। डॉम्स आज लिस्टिंग हुई, गिरते बाजार में संभल गया, बहुत ही तगड़ा यहां पर हमने देखा था, रिस्पांस मिला था इशू को। 77% के प्रीमियम का इशारा था, आज का क्लोज करीब 64% के गेंस के साथ 1302 पर ये जाकर टिका। इंडियन शेल्टर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि उसने भी अपनी पारी की शुरुआत की है, और वहां पर क्या सिचुएशन उभर कर आई है आज के क्लोज पे वो देख लेते हैं। ये 2 लिस्टिंग्स थी आज जिस पर आज मार्केट रिएक्ट कर रहा था। इंडिया लिस्टिंग लेकर आ सकते हैं क्या डायरेक्टर साहब? अच्छा, वो आ नहीं रहा है किसी वजह से, लेकिन ये एक स्टॉक जिसमें तेजी। अच्छा, वरुण बेवरेजेस सुबह 16% ऊपर भागा, बात करते करते क्लोजिंग तक ऊपरी लेवल से सब मुनाफा बुक हुआ, सिर्फ 6% के गेंस। तो ये है फिलहाल आज की स्थिति। रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली आज मार्केट में, आज हाई बनाया, अच्छी तेजी थी, अच्छा कॉन्फिडेंस था, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप्स, निफ्टी बैंक अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस पे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं सोच क्या रहा था। सोच में ये रहा था कि अब सोचने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। जी हाँ, बहुत दिनों से अगर आप देखें ये खेल रोज़ बरोज़ आए थे 150, 200, 250 पॉइंट का स्विंग एट 10 डे में, यू कैन से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट रीजनेबल होने की कोशिश कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो आज अप्लाई हुआ हर्षदा, अच्छी बात है। आई थिंक जो चीज़
चेजेबल नहीं थी वो अब ज़्यादा चेजेबल होगी। कल एक बार फिर से सिरे से सोचेंगे और बात करेंगे स्टैट्स क्या कहते हैं। 2 इंडेक्स 10 डेमा पे और 1 इंडेक्स 20 डेमा पे आज क्लोज हो रहा है। एफआईज की अप्रोच क्या रही आज के सेल ऑफ में, डीआईज ने क्या किया, प्लेसमेंट ऑप्शंस की क्या है, ओवरसीज का संकेत क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर, सभी समीकरणों को लेकर पूरा का पूरा पैनल हर्षता, मैं, नीरज जी और आशीष सुबह मॉर्निंग कॉल में मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुनाफे की तैयारी 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।